नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसक है, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू गेट इट में। सो दोस्तों, आज सोम का वीकली ओपन टेस्ट 6 हुआ होगा, जिसका सिलेबस टॉर्सन इन शाफ्ट एंड थिन प्रेशर वेसल था। टोटल 10 क्वेश्चन आए होंगे। उसका हम लोग अभी वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शनल मूवमेंट ऑफ 10 पाई किलो न्यूटन मीटर एज सोन इन फिगर। तो विच ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द शियर स्ट्रेस एट पॉइंट ए? ये पॉइंट ए है, डॉट करके दिया हुआ है, नेमिंग करना छूट गया है। ये वाला पॉइंट है। तो विच ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस एट पॉइंट ए? एंड ये एमएसक्यू है, यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और मैग्नीट्यूड देखना है, बट नोटेशन के साथ शियर स्ट्रेस दिया है। जैसे टाउ एक्स, पॉइंट ए पे टाउ एक्स वाई या वाई एक्स 0 है, पॉइंट ए पे टाउ एक्स जेड या जेड एक्स की वैल्यू 160 मेगा पास्कल है, पॉइंट ए पे टाउ वाई जेड या जेड वाई 160 है। तो नोटेशंस के साथ दिया है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ए का टॉर्शन के कारण क्रॉस सेक्शन पे टॉर्शन शियर स्ट्रेस आएगा, और क्रॉस सेक्शन में टॉर्शन शियर स्ट्रेस आएगा ए के, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में साथ में कॉम्प्लीमेंट्री शियर भी आएगा। तो पहले मेरे को पॉइंट ए का शियर स्ट्रेस प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू जो टॉर्शन के कारण शियर स्ट्रेस आ रहा है उसकी वैल्यू निकालने का तो फॉर्मूला वो सिंपल है, टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर, जहां जे टी जिस क्रॉस सेक्शन का निकाल वहां का टॉर्शन मूवमेंट है, जे उसका पोलर मूवमेंट डोमिनेटर से अबाउट सेंट्रोइडल जेड एक्सिस, यानी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस का जो सेंट्रोइड से पास हो रहा है, और स्मॉल आर उस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकाल रहे हैं उसके सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस। बट उसका नोटेशन दिखने के लिए उसको प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? तो सबसे पहले ना मैं पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन पे जो शियर स्ट्रेस आएगा उसका डायरेक्शन ही ड्रॉ कर लेता हूं, उससे नोटेशन आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, और डायरेक्शन ड्रॉ करके नेमिंग वाइज दिया है, तो मेरे को बताया है कौन सा एक्सिस एक्स है, कौन सा एक्सिस वाई है, कौन सा एक्सिस जेड है, तो वही लेना है। जैसे इस 60 में इसके लेंथ के अलोंग जो एक्सिस है उसको जेड लिया हुआ है, और ये लेंथ के अलोंग एक्सिस है, मतलब ये क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर एक्सिस होगा क्या? इस एक्सिस को वाई बोला हुआ है, मतलब ये एक्सिस जाहिर सी बात है एक्स हो गया क्या? ये साइड व्यू भी दिया है, साइड व्यू से क्रॉस सेक्शन दिखेगा, और ये एक्सिस वाई है, और ये एक्सिस मेरा एक्स है क्या? तो इसको साइड व्यू रोटेट करके बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस ऐसा दिखेगा, और ये एक्सिस मतलब क्रॉस सेक्शन के अलोंग में जो एक्सिस आ रहा है वो एक्स और वाई, और क्रॉस सेक्शन का जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो जेड। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्राम को एक बार के लिए अलग से बना लूं, और पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, क्वेश्चन में नोट नेमिंग करना छूट गया, बट इतना समझ गए हो कि कौन सा पॉइंट है, उसी को डॉट करके दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन में टॉर्शन है। पहले तो अगर ये पॉइंट ए जिस सेक्शन पे आ रहा है उस सेक्शन का टॉर्शन मोमेंट वाला इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो एक बार साइन कन्वेक्शन के साथ। हम लोग टॉर्शन के कारण साइन कन्वेक्शन निकालते समय टॉर्शन मोमेंट के लिए साइन कन्वेक्शन क्या लेते हैं? इसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, और जिस सेक्शन का निकाल अगर उसका वेक्टर उसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है तो मैं उसको प्लस लेता हूं, आउटवर्ड है तो माइनस लेते हैं। तो इसका अगर मैं टॉर्क का वेक्टर लिखूं तो ये टॉर्क ऐसा है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली को लगाओ तो अंगूठा या थंब उसका वेक्टर को बताएगा। तो वेक्टर इधर आ रहा है क्या इस टॉर्क का? हाँ सर, या इनवर्ड की आउटवर्ड? आउटवर्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू को टी बोल दो, टी की वैल्यू इसको टी बोल दे रहा हूँ, 10 पाई किलो न्यूटन मीटर है। तो अगर इस सेक्शन का मैं टॉर्सन मोमेंट वाला इंटरनल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो क्या आएगा? वैसे तो हर एक क्रॉस सेक्शन का सेम आएगा, बट अगर मैं इस सेक्शन को देखूं तो राइट पोर्शन को ले लो, इसके राइट पोर्शन में जितना टॉर्शन लोड आ रहा है उसका अल्जेब्रिक सम, उसका यहाँ का टॉर्शन वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा। राइट को लियो तो लेफ्ट से मतलब नहीं है, सेम काम लेफ्ट पोर्शन को भी लेकर कर सकते हो, बट रिएक्शन नहीं निकाला हूं तो मैं राइट पोर्शन को ले लेता हूँ। तो अभी इसके राइट पोर्शन में एक ही लोड है, उसका वैक्टर टी, ये इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है क्या? तो आउटवर्ड को मैं माइनस लेता हूँ, तो माइनस टी, और टी की वैल्यू 10 पाई किलो न्यूटन है मीटर है, तो माइनस 10 पाई किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन एम में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁶ न्यूटन एम। ये आ गया इस क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन डाला रेजिस्टेंस। माइनस बस ये बता रहे कि टॉर्सन मूवमेंट का वेक्टर इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड? आउटवर्ड, क्योंकि हम लोग इनवर्ड को प्लस आउटवर्ड को माइनस लिए थे। अब मेरे को पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन पे टॉर्सन शियर स्ट्रेस कैसा आएगा वो ड्रॉ करना है ना। तो पहले तो पॉइंट ओ को जूम करके तोड़ के अलग से बना दो, और ये पूरा, तो पॉइंट ए को अगर जूम करके तोड़ के अलग से बनाऊंगा तो ये पॉइंट ए है जिसको जूम तोड़ के मैं जूम करके बना रहा हूं, और टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन पे आएगा ना, उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, वो एक अलग चीज है। तो पहले तो पॉइंट ए के जूम करके तोड़ के अलग से बना दिए। ठीक है, अच्छा इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? क्रॉस सेक्शन कौन सा प्लेन होता है? ये जो ये वाला प्लेन क्रॉस सेक्शन होता है क्या? इस साइड, इस पॉइंट ए के इस साइड का क्रॉस सेक्शन और इस साइड का क्रॉस सेक्शन, मतलब पॉइंट ए पे राइट साइड के पोर्शन का क्रॉस सेक्शन और लेफ्ट साइड के पोर्शन का क्रॉस सेक्शन। तो राइट साइड के पोर्शन में ये क्रॉस सेक्शन होगा क्या? क्योंकि टॉर्शन के शियर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन पे आएगा ना, उसका परपेंडिकुलर प्लेन पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री शियर आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये हो गया। और ये ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, तो राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में निकालिए तो लेफ्ट साइड का भी क्रॉस सेक्शन का एरो निकल जाएगा। तो मैं ड्रॉ करते समय पहले राइट साइड के क्रॉस सेक्शन का पता करूंगा। ठीक है,
तो ये आ गया। यहाँ एक्सिस का नेमिंग करोगे तो ये लेंथ के लॉन्ग, ये एक्सिस जेड है, ये एक्सिस वाई और ये एक्सिस एक्स, और पॉइंट ए को सिंपली ऐसे तोड़ के यहाँ लेके आया हूँ तो ये एक्सिस जेड है क्या। तो अगर यहाँ मैं एक्सिस का नेमिंग दिखाऊं तो ये एक्सिस जेड है। क्रॉस सेक्शन के अलोंग में दो एक्सिस आएगा, अलोंग में ये वाला एक्सिस वाई है और ये वाला एक्सिस एक्स है। तो क्रॉस सेक्शन अलोंग में ये एक्सिस जेड है, ये एक्सिस मेरा वाई है और थोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू टाइप है, और ये मेरा एक्सिस एक्स है क्या, क्योंकि प्रॉपर नोटेशंस के साथ ड्रॉ करना है ना, तो ये एक्सिस का नेमिंग को ध्यान देना। ठीक है, अब पॉइंट ए के में के क्रॉस सेक्शन में कैसा टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा, तो अगर यहाँ ध्यान देना, इसको ऐसे बना सकते हो, पूरे क्रॉस सेक्शन को अगर दिखाओगे तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन है, ये मेरा पॉइंट ए है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है। ठीक है, उसको ऐसे करके जूम करके दिखा दे। ठीक है, अब पॉइंट ए के राइट साइड के पोर्शन वाला क्रॉस सेक्शन को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले देखो पॉइंट ए जिस सेक्शन पे आ रहा है वहां का टॉर्सन मोमेंट वाला इंटरनेशनल नेगेटिव आया, मतलब वेक्टर क्या होगा, इनवर्ड की टॉर्सन वेक्टर मूवमेंट का वेक्टर इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड, सर आउटवर्ड होगा। अब मैं राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में टॉर्सन शियर स्ट्रेस का एरो निकालना चाहता हूं, तो यहां पर राइट साइड के पोर्शन में अगर मैं टॉर्सन मूवमेंट के लिए आउटवर्ड वेक्टर बनाऊं, क्योंकि नेगेटिव आया मतलब वेक्टर आउटवर्ड होगा, तो ये ऐसा आएगा क्या। हाँ, अब अगेन राइट हैंड थंब रूल लगा, और ये टॉर्सन मूवमेंट रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट ए को जिधर ले जाने की कोशिश करेगा वही टॉर्सन मूवमेंट के कारण आने वाले शियर स्ट्रेस का राइट साइड के क्रॉस सेक्शन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ किया हो ना, और आउटवर्ड क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि नेगेटिव आया, और ये सीधा रेजिस्टेंस निकाले हो ना, तो इसके रेजिस्टेंस अगर सीधा निकाले तो जो रेजिस्टेंस का डायरेक्शन होता है उसी के अनुसार टॉर्सन शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन डिसाइड होगा। अब राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो अंगूठा को, थंब को अगर मैं इस वेक्टर के डायरेक्शन में ले जाऊं, या जो इसका रेजिस्टेंस है टॉर्सन मूवमेंट वाला राइट साइड के क्रॉस सेक्शन का पॉइंट ए पे, तो ये हथेली ऐसा रहे क्या। अब ये हथेली पॉइंट ए को किधर ले जाने की कोशिश करा है, इमेजिन करना, पॉइंट ए को ये इस साइड ले जाने की कोशिश करा है क्या, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर में बाहर की तरफ, यानी ऐसे बनाओ, इस एरो को हॉरिजॉन्टल बोल तो हॉरिजॉन्टल ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, और ये सीधा रेजिस्टेंस है तो इसका जैसा इफेक्ट पॉइंट ए पे आएगा वही शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन आएगा। तो पॉइंट ए पे राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन बनाओगे तो कुछ ऐसा आ रहा है क्या, बोर्ड का परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन एक्स है ना, और एक्स डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में एक तरफ, एक तरह से बाहर की तरफ, ये पॉइंट ए पे आने वाला टॉर्सन के कारण, इसकी वैल्यू को एक बार के लिए टाउ टी ए बोल दे रहा हूं, टॉर्सन के कारण पॉइंट ए पे आने वाला शियर स्ट्रेस ये क्रॉस सेक्शन में आएगा। अच्छा, राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में ऐसा है तो लेफ्ट साइड के क्रॉस सेक्शन में ऐसा आएगा, ये पक्का है। ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड के क्रॉस सेक्शन बनाते तो इधर आउटवर्ड वेक्टर लेते, इधर वाले क्रॉस सेक्शन में, तब पॉइंट ए को अंदर ले जाने की कोशिश करता, वही तो आ रहा है, बट राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में निकल गया तो लेफ्ट में दिमाग लगाना नहीं है। बट ये तो टॉर्सन शियर स्ट्रेस आया तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री शियर आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री शियर कैसा आएगा, ये लेमिना को, पॉइंट ए के लेमिना को ऐसा घुमा रहा है क्या, तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे आएगा और वो ऐसा घुमाएगा क्या, तो ये आएगा। उसके अलावा और कोई शियर स्ट्रेस नहीं आएगा क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, तो पॉइंट ए का टॉर्सन, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बट इसका पहले नोटेशन लिखो बस। ठीक है, ठीक है, और बस मैग्नीट्यूड बताना है ना, तो इसका नोटेशन क्या होगा, कोई भी शियर स्ट्रेस का हम लोग नेमिंग करते हैं तो उसके सफिक्स में दो लेटर आएगा, जैसे एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स जेड, जेड एक्स जो भी आ रहा है, इसमें जो पहला लेटर है बताएगा वो शियर स्ट्रेस किस फेस में आ रहा है। ठीक है, दूसरा लेटर बताएगा उस फेस में किस डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे इस शियर स्ट्रेस को देखोगे तो ये इस फेस में आ रहा है, और ये फेस जेड फेस है क्या, जेड फेस क्यों, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर एक्सिस जेड है। किसी भी प्लेन या फेस का जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसी के अनुसार उस फेस का नेमिंग करते हैं। तो ये फेस जेड फेस है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर एक्सिस जेड है, तो पहले तो ये शियर स्ट्रेस जेड फेस में आ रहा है तो इसका पहला लेटर क्या होगा, जेड। अब जेड फेस में कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन, और नेमिंग यहाँ क्वेश्चन में इसीलिए नेमिंग क्या था, ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, इसको गलती से अपने मन से वाई मत लेना, ये एक्स है तो इसका दूसरा लेटर क्या होगा, जेड वाई। तो पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन में जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ रहा है वो टाउ जेड वाई है क्या, उसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको एक बार के लिए टाउ टी ए बोल दिया हूं, तो जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ रहा है वो डायरेक्टली टाउ जेड वाई है। अच्छा, टाउ जेड वाई आ रहा है तो टाउ वाई जेड भी आएगा, क्योंकि जेड वाई और वाई का कॉम्प्लीमेंट्री शेयर वाई जेड होता है, जैसे ये जेड वाई है तो पक्का वाई जेड होगा। ठीक है, क्योंकि जेड वाई का कॉम्प्लीमेंट्री शेयर वाई जेड होता है। नहीं लिखने, थोड़ा सा गलती किया हूं, ये टाउ जेड वाई नहीं है दोस्त, ये टाउ जेड एक्स है, ये एक्स डायरेक्शन में आ रहा है ना। पहले तो पहला लेटर देखेंगे कौन से फेस में आ रहा है, तो जो फेस में आ रहा है वो फेस जेड फेस है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर एक्सिस जेड है। इस फेस में किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्वेश्चन में एक्स बोला हुआ है, मैं गलती से वाई लिख दिया था, तो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स, तो इसका दूसरा लेटर एक्स होगा। तो पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन में जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ रहा है उसका प्रॉपर नोटेशन क्या होगा, टाउ जेड एक्स, और बस उसका मैग्नीट्यूड देखना है तो साइन का जरूरत नहीं है, अभी टाउ टी है। ठीक है, ये टाउ जेड। अच्छा, टाउ जेड एक्स आ रहा है तो टाउ एक्स जेड भी आएगा क्या, ये देखोगे तो ये टाउ एक्स जेड है, क्यों, क्योंकि अगेन ये एक्स जेड क्यों, क्योंकि ये इस फेस में आ रहा है, ये फेस इसका परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स है क्या, तो ये एक्स फेस में आ रहा है। कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जेड है क्या, एक्स फेस में जेड, जाहिर सी बात है टाउ जेड एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री शेयर एक्स जेड ही होगा। तो यहाँ जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो टाउ जेड एक्स और उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेयर एक्स जेड आ रहा है,
और उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा, टाउ टी है, जो पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन शियर स्ट्रेस है। उसके अलावा बाकी शियर नहीं आ रहा है 3 परपेंडिकुलर प्लेन में, तो बाकी जीरो है। जैसे अगर मैं पूछूं टाउ एक्स वाई या वाई एक्स कितना है पॉइंट ए पे, जीरो। टाउ वाई जेड या जेड वाई कितना है, जीरो, क्योंकि जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ रहा है वो टाउ जेड एक्स एक्स जेड है और उसकी वैल्यू टाउ टी ए के बराबर, ये निकाल लेंगे अगर इसका जरूरत है तो। अब एमएसक्यू है ना, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, तो क्या क्या सही है, पहला क्या हो रहा है, टाउ एक्स वाई और वाई एक्स जीरो, सही बात है। जो टॉर्सन के यहाँ शियर स्ट्रेस आ रहा हो तो ये आ रहा है, तो जाहिर सी बात है टाउ एक्स वाई या वाई एक्स पॉइंट ए के लिए कितना होगा, जीरो। तो इसके लिए तो अब कैलकुलेशन का भी जरूरत नहीं है, बट ये ड्रॉ कर लिए तो कंक्लूड कर लिए। तो ए स्टेटमेंट सही है। अब ए सही है तो बाकी गलत मत कर देना, एमएसक्यू एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो रहा है, टाउ एक्स जेड या जेड एक्स 160, ये सही है कि गलत, अरे मेरे भाई जो टॉर्सन गार्ड शियर स्ट्रेस है वो टाउ एक्स जेड एक्स या एक्स जेड ही है, तो यही है, बट उसकी वैल्यू 160 वेरीफाई करना पड़ेगा ना, वो टाउ टी ए के बराबर होगा पॉइंट ए के टॉर्सन शियर, बट वो 160 आ रहा है कि नहीं, तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन किसी भी में टॉर्सन का शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो पॉइंट ए का निकालना है, तो पॉइंट ए के हिसाब से टी क्या होता है, पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट, तो पॉइंट ए जिस क्रॉस सेक्शन में आ रहा है उस पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट 10 पाई मैग्नीट्यूड बस देखो, तो 10 पाई किलो न्यूटन मीटर है, तो उसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 10 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम अपॉन जे, जे भी क्या होता है पूरे क्रॉस सेक्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल जेड एक्सिस, और क्रॉस सेक्शन अभी सर्कुलर है जिसका डायमीटर 100 mm है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/32 d⁴ और डायमीटर कितना दिया है 100⁴ इंटू स्मॉल आर। अब उस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकाल रहा हूं उसका सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, तो किस पॉइंट का निकाल रहा हूं, पॉइंट ए का, और पॉइंट ए पे जो क्रॉस सेक्शन का पार्ट है वो ये है क्योंकि वो एक्सट्रीम फाइबर में, उसका सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस देखोगे तो ये क्रॉस सेक्शन के रेडियस के बराबर आ रहा है, क्या डायमीटर 100 है तो उसका हाफ। पॉइंट ए के लिए क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस कितना होगा 50 mm। तो यहां से क्या आ जाएगा, पॉइंट ए पे जो टॉर्सन शियर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 10 पाई इंटू 10⁶ डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 32 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 100⁴ इंटू 50, इट इज कमिंग 160 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो टाउ एक्स जेड या जेड एक्स जो पॉइंट ए का टॉर्सन शियर है वही है, तो इसकी वैल्यू अभी आ गई 160 मेगा पास्कल। तो ऑप्शन बी में क्या पूछा, टाउ एक्स वाई एक्स जेड या जेड एक्स, अभी जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ रहा है पॉइंट ए पे उसका नोटेशन यही है और इसका मैग्नीट्यूड 160 मेगा पास्कल ही है, तो बी भी सही है। ऑप्शन सी टाउ वाई जेड या जेड वाई 160 नहीं, तो जो शियर स्ट्रेस आ रहा हो तो टाउ एक्स वाई या वाई एक्स सॉरी टाउ एक्स जेड या जेड एक्स है ना, तो उसके अलावा बाकी जैसे टाउ एक्स वाई या वाई एक्स जीरो होगा, वैसे टाउ वाई जेड या टाउ जेड वाई भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो आ रहा है वो तो टाउ एक्स जेड या जेड एक्स है, तो टाउ वाई जेड या जेड वाई तो जीरो होगा, बट ये 160 दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्या, हाँ सर डी टाउ एक्स जेड या जेड एक्स जीरो नहीं, जो आ रहा है वो टाउ एक्स जेड या जेड एक्स ही है, उसकी वैल्यू 160 है, तो जीरो ये भी गलत है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्लियर पॉइंट, क्योंकि पॉइंट ए के लिए टाउ एक्स जेड या जेड एक्स आ रहा है 160, टाउ एक्स वाई या वाई एक्स जीरो है, टाउ वाई जेड या जेड वाई जीरो है, और इन वैल्यूज को कौन कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, केवल ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए एंड बी। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या हो रहा है, अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट पॉइंट ए का यानी यहां का एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया उसका मैग्नीट्यूड है ये बीटा टीएल अपॉन जीजे है, तो वैल्यू ऑफ बीटा क्या होगा। बट यहां का एंगल ऑफ ट्विस्ट चूंकि दोनों तरफ सपोर्ट है तो पहले सपोर्ट का रिएक्शन निकालना पड़ेगा क्या, तो पहले सपोर्ट का रिएक्शन निकाल के हर पोर्शन का टॉर्सन डाल रेजिस्टेंस निकालो, उसका जरूरत पड़ नहीं है। क्या आएगा, ठीक है, पहले तो टॉर्क को वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूँ। टॉर्क ऐसा है, टॉर्क के डायरेक्शन में राइट हैंड का ये हथेली रखोगे तो अंगूठा इधर आ रहा है क्या, तो इसका वेक्टर ऐसा होगा क्या, इसको टी बोला है, ठीक है। अब इसका नेमिंग कर दो, पहले तो इसको ऑलरेडी ए बोला हुआ है तो इसको बी बोल देता हूँ मैं, ये बी, यहां से यहां तक कहीं भी बीच में नया लोड नहीं आ रहा है, बीच में कहीं भी टॉर्सर रिजिडिटी नहीं चेंज हो रहा है, तो मतलब बीच में कहीं भी जहां पैटर्न चेंज हो रहा है उसको नया पॉइंट बोल दूंगा, पैटर्न बस यहां चेंज हो रहा है, इसको क्वेश्चन में ऑलरेडी नेमिंग किया हुआ है ए। अगेन इसके बाद पूरे इस पोर्शन में कहीं भी पैटर्न नहीं चल रहा, पूरे का जीजे से में बीच में कोई भी नया पॉइंट नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट लास्ट पॉइंट इसको क्या दे रहा हूं, सी। अब लेफ्ट सपोर्ट में जो टॉर्क के कारण टॉर्क के फॉर्म में ही रिएक्शन आएगा, तो लेफ्ट सपोर्ट में जो रिएक्शन का वेक्टर है टॉर्क का उसको टी भी बोलते हैं, और अभी वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहा हूं, तो ये अभी इस जो टॉर्क लग रहा है उसका वेक्टर इधर है, तो रिएक्शन का वेक्टर इधर होगा क्या, पर ये एरो गलत होगा ना तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, जैसे कंफ्यूजन है तो रिएक्शन वाले टॉर्क का वेक्टर का एरो अपने में से ले लेना, सही है तो पॉजिटिव आएगा, गलत है तो नेगेटिव। पर अभी कैलकुलेशन इस एरो के हिसाब से करूंगा, अभी क्या इसका वेक्टर इधर है तो ये इधर ही आएगा, और इसको टी भी बोल दे रहा हूँ, वैसे ये इधर है तो यहाँ के टॉर्क का वेक्टर वाला रिएक्शन इधर आएगा, वो टीसी हो जाएगा। अच्छा टीबी टीबीसी में एक रिलेशन तो मेरा इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से आ जाएगा, क्या होगा इक्विलिब्रियम का, समेशन ऑफ टॉर्क पूरे सिस्टम के लिए जीरो, और ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है,
और इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है तो सारे टॉर्क का वेक्टर लोगे, इधर वाले को ऐड करो तो इधर वाले को सबसेट, या इधर वाले को ऐड करो, एक फॉलो करना है। यहाँ इनवर्ड आउटवर्ड से मतलब नहीं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। तो सारा टॉर्क का वेक्टर लोगे, अभी मैं इधर वाले को ऐड करूंगा तो इधर वाले को सबसेट, और जिस सिस्टम के लिए अप्लाई कर अभी पूरे सिस्टम के लिए, तो पूरे सिस्टम के लिए सारा वेक्टर लोगे। तो 2b इधर आ रहा है, इधर वाले को सबस्ट्रैक्ट करूं तो माइनस टीबी, टी का वेक्टर इधर है तो इधर वाले को ऐड करूं तो प्लस टी, टीसी का वेक्टर इधर है तो माइनस टीसी इक्वल टू 0। तो यहां से एक रिलेशन क्या आ रहा है, टीबी प्लस टीसी इक्वल टू टी, ये तो एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। बट मेरे पास अननोन 2 है, तो एक और इक्वेशन चाहिए, वो कॉम्पैक्टिबिलिटी का इक्वेशन। कॉम्पैक्टिबिलिटी का इक्वेशन क्या है, क्योंकि पॉइंट बी भी फिक्स है और पॉइंट सी भी फिक्स है, तो ना तो बी ट्विस्ट हो सकता है ना सी ट्विस्ट हो सकता है। तो मैं बोलूं क्या, थीटा बीच में कोई पॉइंट ट्विस्ट हो अलग बात है, बट बी और सी दोनों फिक्स है, तो थीटा बी सी 0 होगा क्या? हाँ सर। अब जैसे थीटा बीसी निकालते हैं वैसे निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से। कैसे निकालूंगा, बीसी के बीच में जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है उसको ऑलरेडी नेमिंग कर चुका हूं। तो बीसी के बीच में कितना पोर्शन आ रहा है, 2 ए बी ए और ये ए बी, तो थीटा बी ए और थीटा सॉरी ये एसी, थीटा बी ए प्लस थीटा एसी कर दूंगा तो ये थीटा बीसी निकल जाएगा क्या, उन दोनों का अलजेब्रिक सम। क्योंकि बीसी के पूरे बीसी के लिए एक साथ फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे बीसी पे पैटर्न सेम नहीं है। बट बीए के लिए मैं निकाल सकता हूं, बीए के लिए टीएल अपॉन जीजे यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बीए के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा। बीए के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रिजिडिटी सेम है। सेम चीज फॉर्मूला में एसी के लिए यूज कर सकता हूं, बट मेरे को थीटा बीसी निकालना है जो 0 के बराबर होगा, और बीसी के बीच में 2 पोर्शन आ रहा है बीए एंड एसी, जिसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो थीटा बीसी कैसे निकालेंगे, थीटा बी ए प्लस थीटा ए सी हटेगा, और ये कितना होगा 0। अब थीटा बी ए निकालने के लिए बी ए पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। थीटा एसी के लिए एसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले बी ए के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस निकाले। तो पहले तो बी ए के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस सेम होगा क्या? हाँ सर। क्यों? क्योंकि बी ए के बीच कोई नया लोड नहीं आ रहा, तो जो बीए के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस होगा वही हर एक क्रॉस सेक्शन का होगा, उसको टीबीए बोल दिया। अब इस एक क्रॉस सेक्शन का कैसे निकालोगे, या तो तोड़ तोड़ के एफबीडी बनाओ, पर उससे अच्छा मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड से किसी भी सेक्शन का मैं निकाल इस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस रहा हूं, वही एबी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का होगा। तो किसी भी साइड में टॉर्सन लोड के कारण किसी भी क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, उसके एक साइड के पोर्शन में, एक साइड मतलब या तो लेफ्ट पोर्शन को देखो या राइट, लेफ्ट को देख रहे हो तो राइट के लोड से मतलब नहीं है, राइट को देख रहे हो तो लेफ्ट के लोड से मतलब नहीं है, उसके एक साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्सन लोड आएगा उसका अलजेब्रिक सम। और ये अलजेब्रिक सम जब शॉर्टकट तरीके से टॉर्सन में निकाले हो तो साइन कन्वेक्शन क्या है, इनवर्ड वेक्टर को प्लस लेना, आउटवर्ड को माइनस। लेकिन ये साइन कन्वेक्शन कब है, जब केवल तुम लोग टॉर्सन में वाला इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, वो भी शॉर्टकट तरीका से बिना तोड़े। इक्विलिब्रियम के इक्वेशन के लिए नहीं है, तोड़ तोड़ के एफबीडी बना रहे उसके लिए नहीं है, बिना तोड़े शॉर्टकट तरीके से टॉर्सन में डाला इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहा उसके लिए साइन कन्वेक्शन है। तो अभी वही निकाल रहा हूं। तो इस सेक्शन का निकालना या तो लेफ्ट को लो या लेफ्ट को, तो मैं लेफ्ट पोर्शन को ले लेता हूं। तो इसके लेफ्ट पोर्शन में एक ही लोड आ रहा है टीबी। अब इसका वेक्टर इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है क्या, और आउटवर्ड को हम लोग माइनस ले रहे हैं तो माइनस टीबी। तो ये ए बी पोर्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस हो गया। अगला एसी पोर्शन का, अगेन एसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि एसी के बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा। तो जो एसी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का होगा। अब इस एक क्रॉस सेक्शन का अगेन कैसे निकालेंगे, या तो लेफ्ट पोर्शन या राइट, लेफ्ट को लिए तो राइट से मतलब नहीं, राइट को लिए तो लेफ्ट से नहीं, और उसके एक साइड के पोर्शन में जितना टॉर्सन लोड है उसका अलजेब्रिक सम। ये करते समय शॉर्टकट तरीके से निकाल रहे हो रेजिस्टेंस, तो इनवर्ड वेक्टर को प्लस, आउटवर्ड को माइनस। तो मैं लेफ्ट पोर्शन को ही लेके निकाल लेता हूं। क्यों सर? लेफ्ट पोर्शन को लेके निकालोगे तो ये टीबी के टर्म में आएगा, टी तो नोन है, और टीबी के टर्म में आएगा तो ये भी टीबी के टर्म में, ये भी टीबी के टर्म में। तो जब यहां पुट करोगे तो सारा अननोन वाले में केवल टीबी इन्वॉल्व होगा, तो टीबी निकल जाएगा, और टीबी की वैल्यू जो आएगी जिस साइन के साथ यहां पुट कर दोगे तो टीसी निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं राइट पोर्शन को लोगे तो ये टीसी के टर्म में आएगा, और बाद में टीसी को इस रिलेशन से टीसी को क्या लिख सकते हो, टी माइनस टीबी से रिप्लेस कर देना तो भी आंसर आ जाएगा। बट मैं लेफ्ट पोर्शन को ही ले लेता हूं ताकि सब टीबी के टर्म में आए। तो इसको लेफ्ट पोर्शन को लेके निकालोगे तो इसके लेफ्ट पोर्शन में 2 लोड आ रहा है, टीबी और टी, और लेफ्ट को लिए तो राइट से मतलब नहीं है। टीबी इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है, आउटवर्ड वेक्टर को हम लोग माइनस करें तो माइनस टीबी, ये टी इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है, और इनवर्ड को प्लस करें तो प्लस टी। ये एसी पोर्शन का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, बट इन दोनों रेजिस्टेंस में एक अननोन है टीबी, वो निकालने के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है कि थीटा बी ए प्लस थीटा ए सी कितना होगा 0। अब थीटा बी ए क्या है, ए बी पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट और ए बी पोर्शन का, और ए बी पोर्शन के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस सेम है, टॉर्सन रिजिडिटी सेम है जिसकी वैल्यू 2gj के बराबर दिया है। तो ए बी पोर्शन का या बी ए पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए हम लोग टी एल अपॉन जीजे यूज कर सकते हैं क्या, जहां टी ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस होगा जो माइनस टीबी के बराबर है, एल ए बी पोर्शन का लेंथ होगा जो एल के भी बराबर है, जो कॉमन है इसको डायरेक्ट कॉमन भी निकाल सकते हो, और जीजे मतलब ए बी पोर्शन का टॉर्सन रिजिडिटी जो 2gj के बराबर है, प्लस थीटा एसी। एसी पोर्शन के लिए टी एल अपॉन जीजे, एसी पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस कितना है, माइनस टीबी प्लस टी। एसी पोर्शन का भी लेंथ चेक कर लेना, एल दिया है क्या, और जीजे मतलब एसी पोर्शन का टॉर्सन रिजिडिटी वो जीजे ही है,
और ये इक्वल टू 0। जो कॉमन निकाल रहा हो कॉमन निकालो, उधर जाके 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली तो पूरे से जीजे और एल कॉमन निकल जाएगा क्या, तो ये तो ऐसी कॉमन निकल गया, और उधर जाके 0 हो जाएगा तो नहीं लिख रहा हूँ। तो ये कितना आएगा माइनस टी बी बाई टू। अब कैलकुलेशन तो तुम लोग का काम है, प्लस इंटू माइनस माइनस टी बी और प्लस टी इक्वल टू 0। क्या आएगा ये माइनस टी बी और ये माइनस 2 TB हो जाएगा, तो माइनस 3 TB बाई 2 प्लस 2T, पूरे से टी 2 एलसीएम ले लोगे और जो एलसीएम ले वो इधर आके 0 हो जाएगा क्या, या एक सेकेंड, माइनस 3 TB बाई 2, अभी एलसीएम नहीं लिया हूँ, ये बाई 2 भी तो लिखा ना यहाँ, प्लस 2 प्लस टी आएगा, ये केवल एलसीएम लोगे तब तो उधर जाके 0 होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी बी इक्वल टू, चेक कर लेना, प्लस 2T/3 आ रहा है, और प्लस मतलब टीबी का जो एरो लेके चले हो वो सही है। और अभी ये सारा पूरा इक्वेशन इसी एरो के हिसाब से लिखे हो, तो टीबी की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ पुट कर दो। तो अगर तुम लोग टीसी भी निकालना चाहो तो टीबी यहाँ पुट कर दो 2T/3, तो टीसी आएगा प्लस T/3, और प्लस मतलब टीसी का भी जो एरो लिए हो वो सही है। बट अभी तो मेरा ऑब्जेक्टिव बी का एंगल, ए का सॉरी एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है, तो उसके लिए बस टॉर्सोमोइडल और रेजिस्टेंस निकालोगे तो मेरा काम हो जाएगा। और ये टॉर्सोमोइडल रेजिस्टेंस हर पोर्शन का ऑलरेडी निकाल चुका हूं क्या, बस ये अननोन टीबी के टर्म में आया था, तो टीबी की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ, क्योंकि अभी उस एरो के हिसाब से कैलकुलेट किया हो, उस साइन के साथ पुट कर दो। तो टीबी की वैल्यू प्लस 2T/3 आई थी, यहाँ प्लस 2T/3 पुट करोगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस है ना, तो ये माइनस 2T/3 आएगा। ये ए बी पोर्शन का टॉर्सोमोइडल रेजिस्टेंस हो गया, बीसी पोर्शन का माइनस 2T/, टीबी का वैल्यू 2T/3, तो ये माइनस 2T/3 प्लस टी, ये क्या आएगा प्लस T/3, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, पॉइंट ए के एंगल ऑफ ट्विस्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब पॉइंट ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट का तुम लोग मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो पॉइंट ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हाँ सर तो पहले, लेकिन यहां तो सर फिक्स पॉइंट तुम लोग का क्या है, दो फिक्स पॉइंट है ना, बी भी और ए सी भी है, तो पॉइंट ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालते हैं तुम लोग उसको बी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो और सी के रिस्पेक्ट में, सेम वैल्यू आएगा। हाँ साइन का अंतर आएगा, अगर थीटा ए बी पॉजिटिव आ रहा है ना तो सेम वैल्यू के साथ थीटा ए सी नेगेटिव आएगा, अगर थीटा ए बी नेगेटिव आ रहा है तो सेम वैल्यू के साथ थीटा ए सी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अल्टीमेटली दोनों का कंक्लूजन यही होगा कि दोनों यही बोलेगा कि ए किसी एक तरफ ही ट्विस्ट होगा, ठीक है। तो लास्ट में मैग्नीट्यूड देखना, जैसे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, थीटा ए निकालना है तो फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालो, फिक्स पॉइंट बी भी और फिक्स पॉइंट सी भी, तो कोई भी एक ले लो। तो मान लो मैं बी के रिस्पेक्ट में निकालता हूं, तो क्या लिखूंगा, थीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालूंगा, और चूंकि बी फिक्स है तो वो ए का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट बताएगा, बट यहां पहले थीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अलग से लिखो, क्योंकि साइन के हिसाब से ए किधर ट्विस्ट होगा ये बताऊंगा मैं, ठीक है। ये हो गया प्लस माइनस जो भी आए, बट लास्ट में मैग्नीट्यूड देखना है। तो ये पहले तो मैं ये निकाल रहा हूं कि ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट बी के रिस्पेक्ट में, और चूंकि बी फिक्स है तो उसका मैग्नीट्यूड ए का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट बताएगा, वो एक अलग बात है। अब ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट बी के रिस्पेक्ट यानी थीटा ए बी निकालना है, और पूरे ए बी पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस सेम है, टॉर्सनल रिजिडिटी सेम है, तो पूरा थीटा ए बी निकालने के लिए सीधा टीएल अपॉन जीजे यूज कर सकता हूं क्या, जहां टी ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल मोमेंटल रेजिस्टेंस जो कितना है माइनस 2T/3, माइनस केवल सही डायरेक्शन निकालने के लिए है, माइनस 2T/3। ए बी पोर्शन का लेंथ कितना है एल, चेक कर लेना, और ए बी पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रिजिडिटी कितना है 2GJ। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आएगा माइनस TL अपॉन 3GJ, बस मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ये माइनस बस ये बता रहा है कि एक जब ए बी के रिस्पेक्ट में ट्विस्ट होगा तो वेक्टर इनवर्ड होगा, टॉर्क का वेक्टर इनवर्ड, क्यों, क्योंकि हम लोग सॉरी आउटवर्ड होगा, क्यों, क्योंकि इनवर्ड को हम लोग प्लस आउटवर्ड को माइनस लिए। कहने का मतलब क्या है, ये ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट बी के रिस्पेक्ट में ना, तो ए बी पोर्शन बस अलग से पहले तो बना दो, ध्यान देना, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी, और चूंकि बी फिक्स है तो ये पूरा का पूरा एंगल ऑफ ट्विस्ट ए पे आएगा, किधर आएगा उसमें ये माइनस का रोल है। पहले तो ये माइनस मतलब आउटवर्ड की इनवर्ड, सर आउटवर्ड यानी, और ए पे ड्रॉ करो ना, चूंकि बी फिक्स है तो ए के क्रॉस सेक्शन में पहले ए बी पोर्शन को अलग से बनाओ, क्योंकि ए का बी के रहे, और ए बी पोर्शन के ए के क्रॉस सेक्शन में आउटवर्ड एरो इधर आएगा क्या, अब इसके हिसाब से डिसाइड करो ए किधर जाएगा, राइट हैंड थंब रूल, इसके डायरेक्शन में अंगूठा लगाओ तो हथेली ऐसा है, तो अगर अभी टॉप पॉइंट को ए बोलूंगा तो ए ट्विस्ट होकर कहीं इधर आएगा क्या, अभी इनिशियली ए, अगर इसको ए बोलूं तो ट्विस्ट होकर कहीं इधर आएगा, और चूंकि बी फिक्स है तो ये ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट बी के रिस्पेक्ट, और चूंकि बी फिक्स है तो ये ए का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये थीटा हो गया। अगर ए फिक्स होता बी होता तो यही काम बी के क्रॉस सेक्शन में करता, और बी के क्रॉस सेक्शन में आउटवर्ड ऐसा बनता तो अब बी उधर जाता, तो ये आ गया, तो ये नहीं गया। अब ये सही एरो ले लिए, सही बता दिया ना ए किधर ट्विस्ट हो रहा है, तो एक थीटा है तो पॉजिटिव साइन के साथ बताओगे कितना आया TL अपॉन 3GJ, ठीक है। माइनस केवल ये बता रहा था कि ए किधर ट्विस्ट होगा बी के रिस्पेक्ट में, और उसका यूज करके फाइनली में ए किधर ट्विस्ट हो रहा है बता दिया। जैसे तुम लोग थीटा एक और तरीके से निकाल सकते थे, ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट सी के रिस्पेक्ट में निकाल के, क्योंकि सी भी फिक्स है, और ये देखना ये सेम वैल्यू आता बट प्लस साइन के साथ। कैसे, इसको निकाल के देख लेना, ये पक्का प्लस TL अपॉन 3GJ आएगा, करके देख लेना, है मेरा गारंटी है प्लस साइन के साथ आएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम आया। अब ये क्या बता रहा है, प्लस आया मतलब इनवर्ड, मतलब ए सी के रिस्पेक्ट में ऐसा
ट्विस्ट होगा कि वो इनवर्ट टॉर्क के वेक्टर के हिसाब से ट्विस्ट दिखे। उसके लिए क्या करो, बस एसी पोर्शन को अलग से बना लो। ये मेरा एसी पोर्शन है क्या, अब एसी में सी फिक्स है ना और ए फिक्स नहीं है, और चूंकि सी फिक्स है तो जो ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट सी के रिस्पेक्ट होगा वही ए का हो जाएगा, क्योंकि सी फिक्स है। और चूंकि ए का सी के रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा ए पे दिखाना पड़ेगा, तो ए पे ड्रॉ करो क्योंकि सी फिक्स है। अब ये प्लस आया मतलब इनवर्ड, ए के क्रॉस सेक्शन में इनवर्ट बनाओगे तो इधर बनाना पड़ेगा क्या, ए का क्रॉस सेक्शन में एसी पोर्शन पे ए के क्रॉस सेक्शन में, क्योंकि ये ए का सी के रिस्पेक्ट में, तो एसी पोर्शन में ए और ए के क्रॉस सेक्शन में क्यों बना रहा हूं, क्योंकि सी फिक्स है और एसी पोर्शन के ए के, तो ऐसा। अब इसके हिसाब से देखो ए किधर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में हथेली लगाओ तो ए इधर आएगा क्या, ये, तो ए ट्विस्ट होने के बाद इधर आएगा क्या, ये ए। तो देखना अल्टीमेटली कंक्लूजन ये, ए ट्विस्ट होकर इधर आ रहा था, यहां भी वही दिखा रहा है, ए ट्विस्ट होकर इधर आया। बस यही ट्विस्टिंग बी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है तो ए सी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन क्या है, चूंकि सी भी फिक्स है तो जो थीटा ए का बी के रिस्पेक्ट में या थीटा ए का सी के रिस्पेक्ट वही ए का मैग्नीट्यूड बताएगा, जो TL/3 अलग से बस एक किधर ट्विस्ट हो रहा है ना, तो कोई भी यूज कर लो, दोनों में वही आएगा। अगर मैं टॉप पॉइंट को ए बोला हूं तो ट्विस्ट होने के बाद ए कहीं इधर आ रहा है और ये एंगल थीटा है, खत्म। चाहे इधर से देखो चाहे इधर से, ठीक है। और मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है, बीटा TL/GJ। तो इसको कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन है यानी 0.333। क्लियर पॉइंट। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.333। मेरे को तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब था, वो तो इतना ड्रॉ करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है, बट कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं ड्रॉ कर दिया, 0.333। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी टॉर्सन का। ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अ सॉलिड सर्कुलर स्टील शाफ्ट ऑफ डायमीटर कितना दिया, पूरे का डायमीटर सेम है 50 mm, तो पूरे का जे भी सेम होगा, और जे कितना होगा π/32, एक बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, into 50⁴। हाँ सर, फिक्स्ड एट वन एंड एंड इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क एज शोन इन फिगर, ये दिया हुआ है। न्यूटन मीटर बाद में इसको वैल्यू निकालते समय न्यूटन एम में कन्वर्ट कर देंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी दिया है 80 गीगापास्कल, मेगापास्कल में 80,000 मेगापास्कल होगा। क्या क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द फ्री एंड डिग्री में, तुम लोग का रेडियन में निकलेगा तो उसको डिग्री में कन्वर्ट मत करना पूछा, और करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस बोला है, तो 3 से 4 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करो। और डिग्री जब एंगल ट्विस्ट रेडियन में निकालोगे तो बाकी कम, बहुत कम आएगा, तो ऑर्डर में निकालना एक्यूरेसी के लिए 10⁻³ इस टाइप से, मतलब बड़े ऑर्डर में निकालना। क्या आएगा ये, फ्री एंड का पहले तो इसका नेमिंग, जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है उसको नेमिंग कर दो। तो जी और जे तो पूरे का सेम है, जी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, जे मतलब क्योंकि क्रॉस सेक्शन, बट बीच में नया टॉर्सल लोड आ रहा है तो वहां से टॉर्सल में डाला रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूँ, क्वेश्चन में ऑलरेडी नेमिंग क्या, एक तो इस सेक्शन का नेमिंग करना पड़ेगा, इसको ऑलरेडी एस बोला हुआ है, इसको आर बोला हुआ है, यहाँ से नया लोड आ गया इसलिए, यहाँ से भी नया लोड आ गया तो इसको क्यू बोल रहा हुआ है, नेमिंग करना पड़ता है, और ये लास्ट है तो इसको पी ऑलरेडी नेमिंग किया हुआ है जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है। अच्छा, मेरे को क्या निकालना है सर, थीटा एस निकालना है, तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट एस का निकालना है, तो फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे, फिक्स पॉइंट पी है क्या, तो मेरे को फ्री एंड का एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी थीटा एस बोला है, तो मैं किसके रिस्पेक्ट निकालूंगा, फिक्स पॉइंट पी है तो थीटा एस पी। अब थीटा एसपी में एक साथ नहीं निकाल सकता, भले पूरे का जीजे सेम है बट पूरे का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा क्योंकि बीच में नया लोड आ जा रहा है। तो एसपी के बीच में कितने पोर्शन आ रहे हैं जहां पैटर्न चेंज हो रहा है, एसआर, आरक्यू और आरपी, सॉरी क्यूपी। क्या, तो थीटा एसपी कैसे निकालूंगा, थीटा एसआर प्लस आरक्यू प्लस क्यूपी और इनका एल्जेब्रिक सम, ठीक है। और चूंकि पी फिक्स है तो थीटा एसपी ही थीटा एस हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड जब देखोगे वो एक अलग चीज है। तो क्या आएगा, थीटा एस आर प्लस थीटा आर क्यू प्लस थीटा क्यूपी। अब ये इंडिविजुअल पोर्शन के लिए मैं TL/GJ यूज कर सकता हूं क्योंकि इंडिविजुअल पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस सेम होगा क्योंकि बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा, और जीजे तो पहले से सेम है क्योंकि जी सेम है और जे सेम है, ठीक है। अब थीटा एसआर के लिए एसआर पोर्शन का एंगल हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, आरक्यू के लिए आरक्यू पोर्शन का और क्यूपी के लिए क्यूपी पोर्शन का। तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि पहले तो टॉर्सन रेजिस्टेंस एसआर के हर एक क्रॉस सेक्शन का, तो पहले तो एसआर पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस सेम होगा क्योंकि बीच में नया लोड नहीं आ रहा, तो इसके बीच के जो एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस होगा वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। और इस एक क्रॉस सेक्शन का कैसे निकालोगे, जैसे ऐसे प्रॉपर ड्रॉ करके ये क्रॉस सेक्शन है तो मान लो इस क्रॉस सेक्शन, इस एक क्रॉस सेक्शन का कैसे निकालोगे, मैं शॉर्टकट तरीके से, या तो राइट पोर्शन लो या लेफ्ट पोर्शन, उसके एक साइड के पोर्शन में जितना टॉर्सन लोड आ रहा है उसका एल्जेब्रिक सम, और ये शॉर्टकट तरीके से रेजिस्टेंस निकालते समय इनवर्ड वेक्टर को प्लस लेना, आउटवर्ड को माइनस। तो अगर चाहो तो पहले इसको वेक्टर को दिखा दो, ठीक है। इसका वेक्टर कैसा आएगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली को रखो तो अंगूठा उसका वेक्टर बताता है, तो इस 250 न्यूटन मीटर का वेक्टर इधर आ रहा है क्या, तो इसका वेक्टर इधर आएगा,
चाहो तो इसको एक बार के लिए टू डी फिगर बना, तो इसका वेक्टर इधर आएगा, ठीक है, वैल्यू में तो लिखा हुआ है इसका। वैसे इसमें हथेली के डायरेक्शन में, टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली को अगर, तो इसका भी वेक्टर इधर आ रहा है क्या, तो इसका वेक्टर ये हो गया, वैल्यू 2500 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिएक्शन ही निकाला हूं, तो मैं राइट पोर्शन को ही ले लेता हूँ। तो इसके राइट पोर्शन को अगर मैं लूंगा, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालते समय तो कोई लोड आ ही नहीं रहा है, और राइट पोर्शन को लिया हो तो लेफ्ट पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, तो इसके राइट साइड के पोर्शन में कोई लोड ही नहीं है, तो इसके राइट साइड के पोर्शन में जितना टॉर्सल लोड होगा उसका अलजेब्रिक सम जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि कोई लोड नहीं है। अगर रिएक्शन निकाल के लेफ्ट पोर्शन लेके भी निकालते ना, तो यहाँ का रेजिस्टेंस पक्का जीरो आता। और चूंकि एसआर के बीच में कोई नया लोड आ ही नहीं रहा, तो एसआर के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सल रेजिस्टेंस सेम होगा, और सेम रेजिस्टेंस जीरो के बराबर है। एसआर के बाद अगला पोर्शन आरक्यू है क्या, अगेन आरक्यू के हर एक बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट रेजिस्टेंस सेम होगा, मतलब जो आरक्यू के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का, ये कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लिया, टॉर्सन मोमेंट वाला रेजिस्टेंस होगा, वही आरक्यू के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का होगा। हाँ सर, अब इस आरक्यू के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का कैसे निकालोगे, अगेन राइट पोर्शन को ले लो, राइट को लियो तो लेफ्ट से मतलब नहीं है। अभी इसके राइट पोर्शन में एक ही लोड आ रहा है 250 न्यूटन मीटर, इसका वेक्टर ये है, ठीक है, और राइट को लिए तो लेफ्ट से मतलब नहीं है, और उसके एक साइड के पोर्शन में जितना टॉर्सल लोड उसका अलजेब्रिक सम, ये करते समय इनवर्ड वेक्टर को प्लस लेना, आउटवर्ड को माइनस लेना है। और तो इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये 250 न्यूटन मीटर का लोड इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है क्या, और इनवर्ड को प्लस लेंगे, तो राइट साइड के पोर्शन में एक ही लोड आ रहा था, ये 250, और ये परपेंडिकुलर में इनवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 250 न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 250,000 न्यूटन एमएम, ये आ गया आरक्यू के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस। अगला क्यूपी के अगेन हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस सेम होगा, तो जो क्यूपी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का होगा वही हर एक क्रॉस सेक्शन का होगा क्या। अब इस एक क्रॉस सेक्शन का निकालने के लिए अगेन राइट पोर्शन को ले लो, और इसके राइट पोर्शन में दो लोड आ रहा है ना, ये वाला लोड इस पॉइंट पे आ रहा है, ये वाला लोड इस पॉइंट पे, तो दो लोड आ रहा है, दोनों लेना पड़ेगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखा हूं, और ये लेते समय इनवर्ड को प्लस आउटवर्ड को माइनस लेना है। तो पहला ये लोड आ रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है, और इनवर्ड को प्लस, और इसकी वैल्यू प्लस 250, तो प्लस 250। अगला इसके राइट पोर्शन पे ये लोड भी आ रहा है, ये भी इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ट है, तो प्लस लोगे, और वैल्यू 500 है, तो प्लस 500। तो क्यूपी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सल रेजिस्टेंस सेम होगा, वो 750 न्यूटन मीटर, इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 750,000 न्यूटन एमएम। तो अब ये निकल जाएगा क्या, थीटा एस पी, कैसे, थीटा आर एस एस आर प्लस आर क्यू प्लस क्यूपी, जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल लेना, बट ध्यान से ना, और फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को एमएम में। थीटा एस आर क्या होगा, एस आर के हर एक क्रॉस सेक्शन का टी जीजे में, तो टीएल अपॉन जीजे, जहां टी एस आर के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सल रेजिस्टेंस होगा, बट वो तो जीरो ही है, और रेजिस्टेंस ही जीरो हो गया, तो ये थीटा एस आर जीरो होगा, थीटा एस आर जीरो होगा, थीटा एस नहीं है, क्योंकि थीटा एस तो पी के रिस्पेक्ट में देखोगे ना, क्योंकि पी फिक्स है, बट थीटा एस आर जीरो होगा, प्लस थीटा आर क्यू पोर्शन के लिए टीएल अपॉन जीजे, टी क्या होगा, आर क्यू के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सल रेजिस्टेंस जो 250,000 न्यूटन एमएम है, जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल लूंगा ना, तो यहां कॉमन के लिए जगह छोड़ देता हूं, ठीक है, 250,000 न्यूटन एमएम। एल आरक्यू पोर्शन का लेंथ, और आरक्यू पोर्शन का लेंथ 500 mm दिया है क्या, जैसे क्यूपी पोर्शन का भी लेंथ 500 हो, तो बाद में कॉमन निकल जाएगा, तो अभी कॉमन निकालना चाहो तो निकालो, या बाद में निकालो, तो 500 को कॉमन निकाल लिया हूं, तो यहां 1 बचेगा, अपोज जीजे, जी आरक्यू पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जे कोलर क्रॉस सेक्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जी कितना है 80,000 मेगा पास्कल, चेक कर सकते हो। लेकिन आरक्यू पोर्शन के साथ क्यूपी पोर्शन का भी जी उतना ही है, तो जी कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या जी कॉमन निकल गया क्या 80,000, क्लियर, और जी कॉमन 80,000, तो यहाँ 1 बचेगा। जे आरक्यू के हर एक क्रॉस सेक्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आरक्यू के हर एक क्रॉस सेक्शन का डायमीटर दिया है कितना 50 mm, तो जे क्या होगा 5/32 50⁴, बट क्यूपी का भी डायमीटर उतना ही है, तो क्यूपी के भी हर एक क्रॉस सेक्शन का जे उतना ही होगा क्या, और जे उतना ही होगा तो जे कॉमन निकल जाएगा, कितना आएगा π/32 50⁴, और नीचे से जे कॉमन निकल लिया तो ये 1 बचेगा, प्लस सेम काम क्यूआर पोर्शन के लिए, क्यूआर पोर्शन के लिए टीएल अपॉन जीजे, जहां टी क्यूआर के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सल रेजिस्टेंस होगा, जो कितना है 750,000 न्यूटन एमएम, इंटू एल क्यूआर पोर्शन का लेंथ 500 mm, वो कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा 1 अपॉन जी क्यूआर पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन के क्या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80,000 कॉमन निकाल लिया तो 1, जे क्यूआर के भी पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन का डायमीटर 50 mm है, तो जे π/32 50⁴ ही होगा, वो कॉमन निकाल लिया तो 1, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा थीटा एस विथ रिस्पेक्ट टू पी, और इसका मैग्नीट्यूड एस का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट बताएगा, क्योंकि पी फिक्स है, और ये कितना रहा है 250,000 प्लस 750, लिखने में एक दिक्कत हुआ है ना, ये 750,000 है, ध्यान देना ना, 750,000 कैलकुलेशन ध्यान देना, 750,000 इंटू 500 डिवाइड बाई 80,000 डिवाइड बाई π/32,
ये आ रहा है 10.186 इंटू 10⁻³ ऐसे बड़े ऑर्डर में लिखा करो, बट ये रेडियन में आया, ठीक है। और चूंकि पी फिक्स है तो यही एस का टोटल एंगल है, बट क्वेश्चन में किसमें पूछा है, डिग्री में। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, थीटा बाई पाई इक्वल टू थीटा डी बाई 180 होता है, जहाँ थीटा रेडियन है और डी डिग्री है, तो थीटा बाई पाई इक्वल टू डी बाई 180, तो डी बाई 180 का 180 उधर ले जाओ तो डिग्री में आ जाएगा, थीटा बाई पाई इंटू 180, ये क्या हो जाएगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका। तो ये रेडियन में है 10.186 इंटू 10⁻³ रेडियन डिवाइड बाई पाई इंटू 180, ये इतना डिग्री आएगा। कितना आ रहा है, डिवाइड बाई पाई इंटू 180, इट इज कमिंग 0.5836 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में लास्ट पे जितने डेसिमल प्लेस तक पूछा होगा पुट कर देना, बट अभी आया कितना 0.5836 डिग्री। अब टू 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा है तो 2 डेसिमल प्लेस तक पुट कर दो 0.58, और डिग्री में पूछा था इसलिए डिग्री में पुट किया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ थिन वाल्ड सिलेंडर विथ ओपन एंड, ओपन एंड है, ओपन एंड है ना, ध्यान से देखना, ओपन एंड है तो खाली हुप स्ट्रेस आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 0 हो जाता है, ध्यान देना। क्लोज है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इंटरनल प्रेशर पी एलोन, वॉल थिकनेस टी है, इनर रेडियस आर है, और मेरे को फॉर्मूले में इनर रेडियस ही आता है। खैर जो एक ही रेडियस या डायमीटर दिया तो जो डायमीटर रेडियस है वो पुट कर देना। यंग मॉडुलस ई है, तो इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू इंटरनल प्रेशर पूछा है, ध्यान देना। ध्यान देना, सबसे पहले तो ओपन एंड है ना, और ये इंटरनल प्रेशर पी से सब्जेक्टेड है, तो हुप स्ट्रेस का तो फॉर्मूला वही होगा, यहां हुप स्ट्रेस आएगा या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जिसको सिग्मा एच से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है पी डी बाई 2t, तो वही होगा टी डी बाई 2t। थिकनेस टी दिया है बट यहाँ डायमीटर की जगह रेडियस दिया है, तो डी को 2r कर सकता हो क्या, और डी को टी आर से रिप्लेस करोगे तो हुप स्ट्रेस क्या आ गया, पी आर बाई टी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला पढ़ते हो पी डी बाई 40, वो क्लोज एंड हो तब आता है, बट अभी तो ओपन एंड है, ओपन एंड में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 0 आएगा। और थर्ड स्ट्रेस एक रेडियल स्ट्रेस आता है, उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते तो रेडियल स्ट्रेस भी कितना होगा, 0, ठीक है। ये हो गया। तो अब मेरे को क्या निकालना है, चेंज इन रेडियस, रेडियस इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन रेडियस बोल दिया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, या तो मेरे को डायमेट्रल का स्ट्रेन या रेडियस का स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। स्ट्रेन वाइज डायमेट्रल स्ट्रेन हो चाहे रेडियस का स्ट्रेन हो, दोनों सेम होता है। क्यों, डायमेट्रल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, ध्यान देना। डायमेट्रल स्ट्रेन यानी चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, और रेडियस का स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस। दोनों क्यों सेम होगा, स्ट्रेन के टर्म में क्या होगा, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है ना, तो इनिशियल डायमीटर को मैं 2r लिख सकता हूं, और ये चेंज इन डायमीटर है, चेंज इन डायमीटर। क्या चेंज इन डायमीटर को मैं ट्वाइस ऑफ चेंज इन रेडियस लिख सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि चेंज इन डायमीटर को एक बार के लिए मैं d2 माइनस d1 बोलूं तो d2 क्या होगा 2r2, d1 क्या होगा 2r1, तो ये 2 इन ब्रैकेट r2 माइनस r1 हो जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले सकते हो, 2 बाहर लोगे तो 2 इंटू r2 माइनस r1, और r2 माइनस r1 चेंज इन रेडियस है क्या, तो चेंज इन डायमीटर को मैं ट्वाइस ऑफ चेंज इन रेडियस लिख सकता हूं, और ये 2 कट जाएगा तो वही आएगा ना, चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस इक्वल टू चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। तो मेरे को चेंज इन रेडियस निकालना वो अलग चीज है, तो मैं डायमीटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन वाइज मैं डायमीटरल स्ट्रेन निकालूंगा तो वही रेडियस का स्ट्रेन होगा। रेडियस का स्ट्रेन मतलब चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस। और मैं ये बताया था क्या, जो मेरा डायमीटरल स्ट्रेन है वो सरकमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेन के बराबर होता है, ये हुप या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन है। कारण ध्यान देना, स्ट्रेन वाइज सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन क्या बताएगा, चेंज इन सरकमफ्रेंस अपॉन इनिशियल सरकमफ्रेंस, स्ट्रेन के टर्म में चेंज इन सरकमफ्रेंस अपॉन इनिशियल सरकमफ्रेंस, इनिशियल सरकमफ्रेंस पाई डी होगा। अच्छा पाई तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लोगे तो ये पाई इंटू चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, ये हो गया, पाई पाई कट जाएगा, यहां से पाई बाहर आ गया, तो अल्टीमेटली चेंज इन सरकमफ्रेंस अपॉन इनिशियल सरकमफ्रेंस मैथमेटिकली चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर के बराबर है क्या, मतलब जो डायमीटर का स्ट्रेन है, जो रेडियस का स्ट्रेन है, और जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन है, स्ट्रेन के टर्म में तीनों सेम होगा, ठीक है। ये हो गया। और सरकमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, और वही डायमीटर स्ट्रेन हो जाएगा, अलग बात है, मैं निकाल हुप स्ट्रेन रहा हूं, वही डायमीटर स्ट्रेन या रेडियस का स्ट्रेन हो जाएगा। और हुप स्ट्रेन निकालने का तरीका क्या, हुप स्ट्रेन, हुप या सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन का स्ट्रेस सिग्मा एच है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का स्ट्रेस सिग्मा एल और सिग्मा आर है क्या, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे एप्सिलॉन एक्स निकालना है तो 1 अपॉन ई सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई वाई माइनस म्यू सिग्मा जेड, मतलब उसके पहले डायरेक्शन के स्ट्रेस के साथ 1 और बाकी के साथ माइनस म्यू। तो सरकमफ्रेंशियल में पहले डायरेक्शन का स्ट्रेस सिग्मा एच है, तो ये क्या होगा फॉर्मूला 1 अपॉन ई सिग्मा एच के साथ 1, बाकी के साथ माइनस म्यू सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा आर। बट अभी तो सिग्मा एल की भी वैल्यू 0 है, और क्योंकि ओपन एंड है, और सिग्मा आर की भी वैल्यू 0 है, तो केवल सिग्मा एच आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा
ठीक है। और मेरे को रेडियस का चेंज निकालना है तो इसी को एप्सिलॉन आर आई लिख दिया हूँ। बाकी रेडियस का स्ट्रेन, डायमीटर का स्ट्रेन सेम होगा और वही सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन के टर्म में सेम होगा ना। ये हो गया, क्या आएगा 1/E और सिग्मा एच कितना है प्लस पी आर बाई टी, तो ये प्लस पी आर बाई टी ये आएगा क्या, तो ये रेडियस का स्ट्रेन आएगा और पॉजिटिव आ रहा है मतलब रेडियस बढ़ेगा। और इंक्रीज इन रेडियस पूछा है तो ये पहले तो क्या होगा चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस, और इनिशियल रेडियस क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया है क्या, तो ये स्मॉल आर इक्वल टू पी आर अपॉन टी। तो चेंज इन रेडियस कितना आएगा पी आर स्क्वायर अपॉन टी, और ये प्लस आ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, और क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना रेडियस बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है पी आर स्क्वायर अपॉन टी। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो इसमें इंक्रीज इन रेडियस कितना होगा पी आर स्क्वायर अपॉन ई टी। क्लियर, किसी को भी कंफ्यूजन। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ होलो शाफ्ट एंड अ सॉलिड शाफ्ट कंस्ट्रक्टेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव सेम लेंथ and same outer radius. The inner radius of hollow shaft is 0.6 r. Assuming both shafts are subjected to same torque, the ratio of maximum shear stress in hollow shaft to that of solid shaft will be. हड़बड़ा के क्वेश्चन मत सॉल्व करना, एक तरफ होलो का डाटा लिखो एक तरफ सॉलिड का। तो इधर पे होलो का लिख देता हूं और इधर सॉलिड का। क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। तो मटेरियल वाला प्रॉपर्टी जो होलो शाफ्ट का मटेरियल वाला प्रॉपर्टी ना, कुछ भी मत ले लेना, वही सॉलिड शाफ्ट का होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला। जैसे अगर जी का बात करूंगा तो दोनों का सेम होगा। अगला क्या बोल रहा है, सम मटेरियल हैव सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है। अगर होलो के लेंथ को एल एच बोलूं, सॉलिड के लेंथ को एल एस बोलूं, तो दोनों सेम, उसको एल से डिनोट करना चाहो तो कर दो, ठीक है। एंड सेम आउटर रेडियस, अपने मन से कुछ लेना है ना, उसका रोटेशन आर ले लिया, फिर नोटेशन जो भी लो, दोनों का रेडियस सेम है, आउटर रेडियस। जैसे होलो के लिए आउटर रेडियस और क्या बोलते हैं सॉलिड के लिए तो एक ही रेडियस होगा, वो रेडियस दे दिया है। तो होलो का आउटर रेडियस को एक बार के लिए मैं आर नोट से डिनोट करूं तो वो आर के बराबर दिया है, और वही सॉलिड के क्रॉस सेक्शन का रेडियस है, ठीक है। जैसे ये क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहो तो दिखा दो, ये होलो क्रॉस सेक्शन, इसका आउटर रेडियस ये होगा, जिसको मैं आर नोट से डिनोट कर रहा हूं वो आर के बराबर है, ठीक है। और ये सॉलिड का क्रॉस सेक्शन, तो सॉलिड का क्रॉस सेक्शन का रेडियस सीधा आर दिया, रेडियस ना वो आर, ये भी आर के बराबर। और दो अपने मन से नहीं लिया इसका आउटर रेडियस और ये सॉलिड का रेडियस सेम, क्वेश्चन में बोला है। द इनर रेडियस, होलो शाफ्ट में एक और डायमेंशन आएगा इनर रेडियस, तो इनर रेडियस को अगर आर आई बोलूँ तो 0.6 आर दे दिया है, तो इसका इनर रेडियस को मैं क्या बोल देता हूँ आर आई। तो क्वेश्चन में कितना दिया है 0.6 आर, ठीक है। दोनों साइड में टॉर्सन मूवमेंट सेम आ रहा है, तो टॉर्सन मूवमेंट को टी बोलते, जो अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी कितना टॉर्क लग रहा है टी, और सॉलिड में भी कितना टॉर्क लग रहा है टी। तो क्वेश्चन है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होलो शाफ्ट में जो आएगा और सॉलिड में जो आएगा उनका रेशियो कितना होगा। तो पहले एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टॉर्सन के कारण ही आएगा इन होलो शाफ्ट। क्या होता है होलो शाफ्ट में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसी टॉर्सन में टी क्या निकालने का फॉर्मूला क्या, 16 टी, अगर वो डायरेक्ट याद है, अपॉन पाई डी नॉट क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस के टू द पावर 4, जहां डी नॉट आउटर डायमीटर है और के इनर अपॉन आउटर डायमीटर का रेशियो है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो टी अपन जे इंटू आर मैक्स कर सकते हो, उस सिंपली जे क्या होगा पाई बाई 32 इन ब्रैकेट डी नॉट टू दी पावर 4 माइनस डी आई टू दी पावर 4, और आर मैक्स सेंट्रॉइड से मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस वो डी नॉट बाई 2 होगा, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। तो होलो में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है 16 टी अपॉन पाई डी, पहले तो फॉर्मूला लिखा इन ब्रैकेट 1 माइनस के टू दी पावर 4, और इस केस में होलो में टॉर्क टी ही आ रहा है अपॉन पाई डी नॉट आउटर डायमीटर है, तो आउटर रेडियस देखो इसका आउटर डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, और इसका आउटर रेडियस आर है क्या, तो डायमीटर कितना होगा 2r होगा क्या, तो डी नॉट यानी ये क्या हो जाएगा 2r का होल क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस के टू दी पावर 4, और के कितना होगा के इनर डायमीटर अपॉन आउटर डायमीटर, इस डाटा से निकालोगे के क्या होता है डी आई बाई डी नॉट। अच्छा डी आई को मैं ट्वाइस ऑफ इनर रेडियस लिख सकता हूं, और डी नॉट को ट्वाइस ऑफ आउटर रेडियस लिख सकते हो, 2 कट जाएगा, और आर आई बाई आर नॉट, आर आई 0.6 आर है और आर नॉट आर है, तो 0.6 आर अपॉन आर, आर आर भी कट जाएगा, ये कितना आएगा 0.6, तो के की वैल्यू कितनी है 0.6 टू दी पावर 4, यहाँ आ जाएगा क्या, इसको कर लो कितना आएगा ये 16, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 16/8 कितना होता है सर 16/8 2 होता है, तो ये क्या आएगा 2t अपॉन पाई आर क्यूब इंटू 1 माइनस 0.6 टू दी पावर 4, 1 माइनस 0.6 टू दी पावर 4, ये आ रहा है ये आ रहा है 544, या ये आ रहा है 0.8704 ऐसा आ रहा है, ठीक है।
सिमिलरली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन टॉर्सन का एंड सॉलिड शाफ्ट का क्या होगा, 16 T अपॉन पाई डी क्यूब होता है क्या, सिंपली, जहाँ डी सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर है तो 16, इसमें टॉर्क टी ही आ रहा है, पाई इसका डी क्यूब और उसका रेडियस आर है तो डायमीटर 2r होगा क्या, ये 2r का होल क्यूब, अगेन 2 2 जा 4 2 जा 8 तो ये 16/8 2 होगा तो ये 2T/πr³ सिंपल आ रहा है। और मेरे को क्या पूछा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन होलो शाफ्ट अपॉन टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट का रेशियो, होलो के लिए आया है, इस सॉलिड के लिए आया है। ध्यान देना दोनों में ये 2T/πr³ है ना, लिखने में गलती हुआ है, तो यहाँ भी 2T/πr³, ये भी 2T/πr³, ये दोनों कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ क्या आ रहा है 1 अपॉन, होलो का ऊपर लिख रहे हो ना, तो 1/0.8704 और ये पार्ट तो कट गया। अच्छा सॉलिड में, नीचे में सॉलिड का तो ये पार्ट तो कट चुका, उसके अलावा 1 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा क्या रेशियो, कितना आ रहा है ये आ रहा है 1.149 के आसपास। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन होलो अपन सॉलिड का रेशियो कितना है 1.149, उसके आसपास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1.15। ओके 5 क्या, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ थिन वाल सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल हैविंग मीन रेडियस 100 mm, उसको मैं आर से डिनोट कर दे रहा हूं, कितना दिया 100 mm, एक ही रेडियस दिया है ना तो फॉर्मूले में जो रेडियस दिया सीधा वो पुट करना ना। वॉल थिकनेस 5 mm, इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, प्रेशर को पी दिया बट उसकी वैल्यू नहीं दिया है। डिजाइन करना है इसको विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 से। यील्ड स्ट्रेस इन शियर, मतलब शियर स्ट्रेंथ दिया है इस मटेरियल का, शियर स्ट्रेंथ को मैं टाउ एफ से डिनोट कर देता हूं, कितना दिया है 100 मेगा पास्कल में रखना, मेगा पास्कल में दिया है। तो मेरे को बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ प्रेशर पी पूछा है। ध्यान देना पहले तो शियर स्ट्रेंथ दिया है ना, तो सेफ होने के लिए ना, मेरा सेफ होने के लिए एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है ना वो शियर स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए या उसके बराबर, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये सेफ होने का कंडीशन हो गया। बट जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं ना तो हम लोग कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब शियर स्ट्रेंथ को, जैसे अगर मान लो शियर स्ट्रेंथ 100 ही है खैर, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैसे तो एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 100 या 100 से कम होना चाहिए, बट 100 से कम लेने का जाए, अगर मैं 100 को एक से बड़े नंबर मान लो, जैसे यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दूं तो 100 डिवाइड बाई 2 50 आएगा, तो मैं एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को 100 या 100 से कम होना चाहिए, तो अगर मैं 50 से कम ले लिया तो 100 से भी कम होगा क्या। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेके चलते हैं अपने साइड डिजाइन को और सेफर साइड ले जाने के लिए। तो डिजाइन को और सेफर साइड ले जाने के लिए जो भी मेरा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ये टाउ एफ है, उसको रिप्लेस कर देते हैं टाउ एफ अपॉन एफ ओ एस से, और इसी को कई बार हम लोग टाउ का परमिसिबल वैल्यू बोलते हैं या परमिसिबल शियर स्ट्रेस। क्लियर पॉइंट। मेरे को फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया होता तो मैं 1 लेके चलता, बट जो दिया है तो लेना पड़ेगा। तो डिजाइन करते समय जो मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा ना वो एक्चुअल में तो शियर स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए, बट डिजाइन करते समय शियर स्ट्रेंथ अपॉन एफओएस के बराबर या उससे कम लेंगे। तो शियर स्ट्रेंथ को मैं टाउ एफ से लिया हूं तो टाउ एफ अपॉन एफओएस के बराबर या उससे कम, तो लिमिटिव वैल्यू इक्वल टू लेके, तो डिजाइन करते समय ये इक्वेशन होगा, इसी को परमिसिबल शियर स्ट्रेस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालूंगा, और या तो इतना या इससे कम होना चाहिए, तो इस लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वेट कर दूंगा। शियर स्ट्रेंथ और एफओएस दे रखा है, बट उसके लिए पहले इसमें एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है वो निकालना पड़ेगा, क्या उसका एक्सप्रेशन। अब एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, अगर थिन प्रेशर वेसल है तो उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस 3 आता है, एक हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है PD/2T, ठीक है, तो PD/2T, ठीक है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला PD/4T, और तीसरा रेडियल स्ट्रेस, ये 0, और कोई शियर नहीं आता है, मतलब 3 परपेंडिकुलर प्लेन में, और शियर नहीं है तो यही प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, ये σ1, ये σ2, ये σ3। अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, और डिजाइन करें तो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालोगे। ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का तरीका क्या होता है, मॉड σ1 माइनस σ2/2, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस पता चल गया, तो मॉड σ2 माइनस σ3 डिवाइड बाई 2, मॉड σ1 माइनस σ3 डिवाइड बाई 2, तीनों का मैग्नीट्यूड में जो सबसे ज्यादा आएगा वो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, और अगर ये निकालोगे ना, इसका फॉर्मूला कई बार याद भी रख सकते हो, तो ये क्या मैं पहले फॉर्मूले के टर्म में निकाल ले रहा हूं, तो मॉड σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2, अब सिंप्लीफाई तुम लोग कर लेना, σ1 PD/2T, σ2 PD/4T, पुट करोगे तो PD/2T माइनस PD/4T, PD/4T होगा, उसका आधा करोगे तो ये PD/80 आएगा। मॉड σ2 माइनस σ3 डिवाइड बाई 2, σ3 तो 0 है तो सीधा σ2 का हाफ कर दो तो ये PD/80 आएगा। अगला मॉड σ1 माइनस σ3 डिवाइड बाई 2, इसको तुम लोग मॉड σ1 माइनस 3 लिखो या 3 माइनस 1, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है। σ1 PD/2T है और σ3 0 है तो ये केवल PD/2T बचेगा, और उसका हाफ तो कितना आएगा PD/4T, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है वो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, वो कितना आ रहा है PD/4T। ठीक है, तो पहले तो एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकाल लिया, और वो कितना आया PD/4T, इसमें P के अलावा बाकी सारा नोन है PD/4T,
तो प्रेशर पी तो निकालना है, डायमीटर रेडियस कितना दिया है 100 mm, वो रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा 200, डिवाइड बाय फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को mm में रख रहा हूँ, टी थिकनेस कितना है 5 mm। तो पहले तो प्रेशर के टर्म में रिलेशन निकालो, ये 5 टू 20 आएगा और 200 डिवाइड बाई 20, 10 बचेगा क्या, हाँ सर, तो ये 10p आ रहा है क्या, ये एक्चुअल मैक्सिमम ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन आ गया। और डिजाइन करते समय अगर मैं डिजाइन का बात करूं तो मैं क्या कंक्लूजन निकाल चुका हूं, डिजाइन करते समय ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो टाउ का परमिसिबल वैल्यू के बराबर या उससे कम होना चाहिए, और टाउ का परमिसिबल वैल्यू अगर शियर स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ होना चाहिए ना, तो शियर स्ट्रेंथ अपॉन एफओएस के बराबर होगा क्या, तो एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है 10p और इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टाउ एफ अपॉन एफओएस। टाउ एफ शियर स्ट्रेंथ कितना दिया है 100 और एफओएस कितना दिया है 2, तो ये क्या होगा 100 डिवाइड बाई 2, चाहो तो टाउ का परमिसिबल वैल्यू अलग से निकाल लेना 50 आएगा, तो एक्चुअल मैक्सिमम शियर 100 डिवाइड बाई 2, एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू के बराबर या उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू पी का कितना आ जा रहा है, इक्वेट करके निकालो 100 इक्वल टू साइन लेके निकालो, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10, 5 और फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को mm लिए हो तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा या मेगा पास्कल में। हाँ एक्चुअल प्रेशर इतना तो होना चाहिए, बट इससे ज्यादा किससे कम, तो ध्यान देना एलएचएस या एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जितना कम होगा मैं उतना सेफर साइड रहूंगा, और ये और कब कम होगा, प्रेशर इसमें ऊपर आ रहा है तो जब प्रेशर कम हो, तो ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर या तो इतना या इससे क्या होना चाहिए कम, इसलिए क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर पी कितना होगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है, वो खैर जो भी बोला है, बाकी लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया 5 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल में ही पूछा है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा 5। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 5। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कंपोजिट शाफ्ट का क्वेश्चन है, क्लास में कराया हूं। एक कंपोजिट शाफ्ट है मेड ऑफ स्टील, ठीक है, विथ इनर रेडियस ब्रास, इनर ब्रास कोरिया, मतलब ये पोर्शन ब्रास का बना हुआ है, थोड़ा क्रॉस सेक्शन अलग से अच्छे से बना देंगे, परफेक्टली बॉन्डेड टुगेदर, और ये आउटर वाला लेयर स्टील का है और ये दोनों अच्छे से बॉन्ड किया हुआ है, इसमें टॉर्सन मोमेंट टी आ रहा है, तो इसके हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस सेम होगा, और वो सॉरी टॉर्सन मोमेंट 2t आ रहा है, तो हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस सेम होगा, और उसका मैग्नीट्यूड देख रहा हूं क्योंकि पूरे का सेम है तो 2t होगा, साइन के हिसाब से वो प्लस हो या माइनस बात कीजिए, बट मैग्नीट्यूड उसका 2t होगा। ये उसको ये टॉर्सन मोमेंट को ना वेक्टर के फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है, ये उसका वेक्टर है, ठीक है, सब्जेक्टेड टू टी एट द अदर एंड, पूरे शियर मॉडुलस ऑफ द स्टील पोर्शन के को एक बार के लिए जीएस बोलूँ तो उसका शियर मॉडुलस जी दिया है, एंड ब्रास पोर्शन के शियर मॉडुलस को जी भी बोलूँ तो वो g/2 दिया है, क्वेश्चन में दिया है। आउटर रेडियस ऑफ द स्टील पोर्शन उसको कैपिटल आर बोला है, वो 2r के बराबर दे दिया, क्रॉस सेक्शन अलग से भी अच्छे से बना दूंगा। इनर ब्रास कोर का रेडियस स्मॉल आर है, अच्छा जो ब्रास कोर का रेडियस है वही स्टील पोर्शन का इनर रेडियस हो जाएगा क्या, वो स्मॉल आर दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस एट द इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस यानी एक्स का पूछा है, बट एक्स में दो मटेरियल है, इसके जस्ट नीचे ब्रास है, इसके जस्ट ऊपर स्टील है, तो मेरे को उस एक्स पे उस लोकेशन का निकालना है जो स्टील ट्यूब पे के क्लोजेस्ट हो, मतलब जहां का मटेरियल स्टील हो, क्योंकि वहां पर दो मटेरियल है ना, उसके जस्ट ऊपर स्टील है तो जस्ट ऊपर ब्रास, तो मेरे को किस मटेरियल का निकालना है स्टील का। तो ध्यान देना पहले तो कोई भी ना कंपोजिट शाफ्ट में टॉर्सन मूवमेंट के कारण शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है T अपॉन G1J1 प्लस G2J2, G1 T मतलब यहाँ टॉर्सन मूवमेंट 2T है तो यहाँ 2T पुट करोगे, ये तो एक रैंडम बता रहा हूँ, किसी भी क्रॉस सेक्शन में जैसे मान लो ये पोर्शन का मटेरियल 1 है, आउटर लेयर का पोर्शन का मटेरियल 2 है, ठीक है, और इस पे टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस आ रहा है T, तो टॉर्सन का शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला कंपोजिट शाफ्ट में होता है T अपॉन G1J1 प्लस G2J2 और ऊपर में आएगा G इंटू R। क्रॉस सेक्शन बता देने से T और ये पार्ट फिक्स हो जाएगा, T क्या है पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट, ठीक है, और G1J1 प्लस G2J2 क्या है पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रिजिडिटी, जहां G1 क्या है जितने पोर्शन का मटेरियल का 1 है उतने पोर्शन का मॉडुलस रिजिडिटी G1 और उतने पोर्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल जेड एक्सिस J1 प्लस जितने का मटेरियल G2 है उतने पोर्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल जेड एक्सिस J2, तो G2 और इनका एल्जेब्रिक सम टोटल टॉर्सल रिजिडिटी को बताएगा और वो निकालना है, और ऊपर में G इंटू स्मॉल आर, मतलब अब इस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकाल रहा है वहां का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और स्मॉल आर वहां के उस पॉइंट का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, तो कहां उस क्रॉस सेक्शन में कहां का निकाल रहा है उस पर ये डिपेंड करेगा, जहां का निकाल है वहां के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G और वहां का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है, जैसे अभी मेरे को कहां का निकालना है इंटरफेस पे, और इंटरफेस भी उस लोकेशन पे क्योंकि यहाँ दो मटेरियल है, क्योंकि अचानक यहाँ मटेरियल चेंज हो रहा है, वहां उस लोकेशन का जहां का मटेरियल स्टील है, क्वेश्चन में बोला है। तो पहले तो अब ये क्रॉस सेक्शन को अलग से ड्रॉ कर लो थोड़ा अच्छे से, क्लियर डायग्राम बने ना, ये कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है,
ये सेंट्रोइड, ठीक है। अंदर का पोर्शन ब्रास का बना हुआ है, उसको लिए बी ले लेता, और बाहर का पोर्शन स्टील। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, स्टील का आउटर रेडियस कैपिटल आर बोला है, बट वो 2 स्मॉल आर के बराबर है। तो ये स्टील पोर्शन का ये आउटर रेडियस ये कैपिटल आर के बराबर है, और इसको 2 स्मॉल आर के बराबर लेने बोला है क्या। और ये ब्रास पोर्शन का जो रेडियस है ये स्मॉल आर लेने बोला है, और यही स्टील पोर्शन का इनर रेडियस भी होगा क्या। हाँ सर, यही स्टील पोर्शन का इनर रेडियस होगा, ठीक है। ये आ गया। और क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टील पोर्शन का मटेरियल का मॉडल जी है, और ब्रास पोर्शन का G/2 है। अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, और पूरे में टॉर्सन मोमेंट 2T आ रहा है, तो टॉर्सन मोमेंट यहाँ T की जगह 2T, एरो जो भी ले लो, तो ये 2T आ रहा है। तो इसके कारण किसी भी पॉइंट का टॉर्सन शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2T टॉर्सन मोमेंट 2T है ना, अपॉन पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रिजिडिटी, और वो क्या होगा JS मतलब जितने पोर्शन का मटेरियल स्टील है उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू उतने पोर्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस JB जितने पोर्शन का मटेरियल ब्रास उतने पोर्शन का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और उतने पोर्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल जेड एक्सिस। ऊपर में G इंटू स्मॉल आर, G जहां मॉडुलस जिस पॉइंट उस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकाल है वहां का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू या शियर मॉडुलस इंटू स्मॉल आर उस पॉइंट का सेंट्रोइड से रिलेशन। और निकालना कहाँ का है, इस वो बात की चीज है। पहले तो टॉर्सन रिजिडिटी निकाल लो इस इंटरफेस का, और इस इंटरफेस पे मटेरियल अचानक चेंज हो रहा है ना, जैसे इसका जस्ट टॉप लोगे, जस्ट टॉप ये है तो यहाँ का मटेरियल स्टील है, और जस्ट बॉटम मटेरियल ब्रास है। तो क्वेश्चन में इंटरफेस में उस पॉइंट का बोला है जहां का मटेरियल स्टील है, मतलब एक तरह से इस इंटरफेस के जस्ट टॉप का निकालना है, क्योंकि वहां पर मटेरियल स्टील है। पर उससे पहले ये वो तो बात कीजिए, पहले ये पार्ट के लिए ये निकालना पड़ेगा क्या, क्या टॉर्सन रिजिडिटी क्या होगा, पहले स्टील पोर्शन का क्या आएगा JS अलग अलग निकाल लेता हूं। GS स्टील पोर्शन का मॉडुलस शियर मॉडुलस G ही दिया है क्या, तो GS इक्वल टू G, और JS स्टील पोर्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड। स्टील पोर्शन होलो सर्कल जैसा है जिसका आउटर रेडियस 2r है और इनर रेडियस एक तरह से r है क्या। अच्छा, होलो सर्कल का डायमीटर के टर्म में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/32 d0 टू द पावर 4 माइनस di टू द पावर 4। उसको रेडियस के टर्म में लिखोगे तो d0 को 2r0 लिख सकता हूं, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि di को 2r लिख दोगे तो 16 बाहर आ जाएगा, और π/32 इंटू 16 क्या हो जाएगा, π/2 होगा क्या। तो रेडियस के टर्म में लिखोगे तो होलो सर्कल का पोलर मोमेंट होता है π/2 इन ब्रैकेट r0 टू द पावर 4 माइनस r8 टू द पावर 4। तो क्या होगा π/2 इंटू r0 आउटर रेडियस है जो कितना है 2r, तो 2r टू द पावर 4 माइनस r8 टू द पावर 4। स्टील पोर्शन का इनर रेडियस स्मॉल r है क्या, तो ये आ जाएगा। कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 r टू द पावर 4, ये r टू द पावर 4 है ना, माइनस r टू द पावर 4, ये 15 r टू द पावर 4 15 डिवाइड बाई 2 7.5 होगा। तो ये सिंप्लीफाई कर लेना, ये 7.5 G पाई स्मॉल r टू द पावर 4 इतना आ रहा है कि नहीं, ये स्टील पोर्शन का। अगला ब्रास पोर्शन का टॉर्सन रिजिडिटी JB ब्रास पोर्शन का मॉडुलस शियर मॉडुलस G/2 दिया है J। ब्रास पोर्शन सॉलिड है, सॉलिड का पोलर मोमेंट से π/32 d टू द पावर 4 होता है, इसको रेडियस के टर्म में लिखोगे d को 2r से रिप्लेस करोगे तो वही π/2 r रेडियस टू द पावर 4 आएगा, तो π/2 और इसका रेडियस स्मॉल r के ही बराबर है, तो ये स्मॉल r टू द पावर 4, ये 1/2 1/2 1/4 को 0.25 लिख सकते हो क्या, तो 0.25 G पाई स्मॉल r टू द पावर 4। तो पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रिजिडिटी यानी JS प्लस JB कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 7.5 पॉइंट, बाकी सारा कॉमन है तो ये कितना आ रहा है 7.75 G पाई स्मॉल r टू द पावर 4। तो ये फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा, टॉर्सन मोमेंट और रेजिस्टेंस 2T अपन पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रिजिडिटी कितना आया 7.75 G पाई स्मॉल r टू द पावर 4 इंटू G इंटू स्मॉल r। G इंटू स्मॉल अब इस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकाला वहां का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G और उस पॉइंट का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r। अब ये कितना आ जाएगा, तो मेरे को कहाँ का निकालना है, इंटरफ्रेंस का जिसको x बोला है, बट x पे उस पोर्शन का जहां का मटेरियल स्टील है। इस इंटरफ्रेंस के जस्ट टॉप का बात करूं तो वहां का मटेरियल स्टील होगा, और जस्ट बॉटम बात करो तो यहाँ का मटेरियल ब्रास होगा क्या। तो क्वेश्चन में उस पॉइंट का बोला है जहां का मटेरियल स्टील है, स्टील का मतलब मैं बोलूँ क्या इस इंटरफ्रेंस के उस पॉइंट लोकेशन के हिसाब से जस्ट टॉप का निकालना है, मतलब वहां का जहां का मटेरियल स्टील है, यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ ना, इस नेमिंग के हिसाब से, यानी उस पोर्शन का जहां का मटेरियल स्टील है। और ये इक्वल टू क्या होगा, ये पार्ट तो कॉमन है 2T अपॉन 7.75 G पाई स्मॉल r टू द पावर 4 इंटू G, जहां का G मतलब जहां का निकाला वहां के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और अभी इंटरफेस पे उस पॉइंट का निकाला कि जहां का मटेरियल स्टील है और स्टील का G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G ही है क्या, तो ये G हो जाएगा, इनटू
इंटरफेरेंस का निकाले तो इंटरफेरेंस का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, और इंटरफेरेंस का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस निकाले। जस्ट टॉप और बॉटम का तो डिस्टेंस सेम ही होगा ना, क्योंकि उनके बीच का गैप नेग्लिजिबल है। वो तो बस जस्ट टॉप का मटेरियल स्टील था, जस्ट बॉटम का ब्रास था, मेरे को स्टील पोर्शन का निकालना था इसलिए वैसे लिख दिया। बाकी उसका सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है क्या, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा ये 7.75 था ना, कैलकुलेशन ध्यान देना, ठीक है। तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 7.75 डिवाइड बाई ये पाई भी है, डिवाइड बाई पाई, ये आ रहा है 0.082, और ये क्या बचेगा टी अपॉन जो कट जाएगा, ये जी और जी कैंसिल हो गया, एक आर से ये कट जाएगा तो आर क्यू बचेगा, और 7.75 और ये पाई यूज कर लिया हूँ, तो ये 0.082 इंटू टी अपॉन आर क्यूब आएगा क्या, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 0.082 टी अपॉन आर क्यूब। तो इंटरफ्रेंस में उस पॉइंट का जहां का मटेरियल स्टील है वहां का टॉर्सन शियर स्ट्रेस क्या हो गया 0.082 टी अपॉन आर क्यूब, 0.082 टी अपॉन आर क्यूब। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, बी से। बस कैलकुलेशन अच्छे से करना, क्लियर है, किसी को भी दिक्कत, तो ये हो गया। इसमें होमवर्क लिख लो, तुम लोग खुद से ट्राई करना। ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है स्टील पे, और ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है ब्रास में। क्या अंतर आएगा, स्टील पे निकालो, ये तो पार्ट वही होगा, तो जी स्टील का ले लोगे वो जी है, और स्टील के लिए ओवरऑल आर मैक्स ले लोगे, और स्टील पोर्शन ये येलो वाला पोर्शन है क्या, और येलो वाले पोर्शन का सेंटर से मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस किसके बराबर है, 2 स्मॉल आर के बराबर है क्या, तो स्टील पोर्शन के लिए आर मैक्स 2 आर के बराबर ले लोगे। ब्रास के लिए जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालोगे तो ये जी ब्रास का हो जाएगा, और ब्रास के लिए आर मैक्स, ब्रास व्हाइट वाला पोर्शन है क्या, और व्हाइट वाले पोर्शन में का सेंट्रोइड से मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है क्या, तो ब्रास वाले पोर्शन के लिए आर मैक्स को स्मॉल आर से पुट कर देना, निकल जाएगा। ये तुम लोग का काम है, घर में कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अ थिन सिलेंडर ऑफ डायमीटर 500 mm एंड थिकनेस 10 mm is subjected to internal pressure 1 megapascal एंड साथ में एक्सियल टेंसाइल फोर्स आ रहा है 100 किलो न्यूटन का, तो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है। तो पहले तो थिन प्रेशर वेसल का डायग्राम बना लो, ये प्रेशर पी आ गया, ठीक है, बट साथ में एक एक्सल टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल नेचर का ना, इसको एफ बोल दूंगा। इससे ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में, इसके कारण भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में इफेक्ट आएगा। हुप स्ट्रेस से फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सल वो खाली प्रेशर पे डिपेंड करेगा। और ये एक्सल टेंसाइल फोर्स कितना दिया 100 पाई किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 100 पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन, इसको एक बार के लिए डिनोट एफ से कर दिया। तो पहले हम लोग को प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, तो मैक्सिमम शियर, और प्रिंसिपल स्ट्रेस में हुप स्ट्रेस आएगा वो σ1, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा उसको σ2, और रेडियल स्ट्रेस जिसको σ3 वो तो नेग्लिजिबल होता है 0, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले मैं हुप स्ट्रेस से लिख दूं, हुप स्ट्रेस केवल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, उसको एक्सल टेंसाइल फोर्स आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रेशर अगर P है तो हुप स्ट्रेस क्या होगा PD/2T, तो हुप स्ट्रेस का तो फॉर्मूला वही होगा, अंतर इसमें बस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आएगा, तो हुप स्ट्रेस तो वही होगा PD/2T निकाल लो। प्रेशर P कितना दिया है सर 1 मेगापास्कल, डायमीटर कितना दिया है 500 mm, ट्वाइस ऑफ डायमीटर ही है ना, कहीं रेडियस हो मत हो, डायमीटर ही है, हाँ सर, डिवाइड बाय 2T, 2 और थिकनेस कितना है 10 mm, ये क्या आएगा 5, ये 50 बचेगा, 50 डिवाइड बाय 2, आई थिंक ये 25 न्यूटन पर mm², यानी यही मेगा पास्कल हो जाएगा, ठीक है। अगला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, खाली प्रेशर होता तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता PD/4T, और टेंसाइल नेचर का, टेंसाइल को प्लस कंप्रेसिव को माइनस ले रहा हूँ, लेकिन बस ये एक्सल टेंसाइल फोर्स आने से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के फॉर्मूले में अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा, ध्यान देना, पहले तो खाली प्रेशर के कारण जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा वो PD/4T उसको, और टेंसाइल होगा। अगला आप प्रेशर को भूल जाओ, उसके अलावा अगर इसके एक साइड के पोर्शन में होगा तो एक एक्सल टेंसाइल फोर्स आ रहा है क्या F, तो इसके कारण भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे कट करोगे तो यहाँ जो स्ट्रेस आता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है, और उस पर ये एफ का भी इफेक्ट आएगा। पहले तो इस एफ का नेचर क्या है टेंसाइल की कंप्रेसिव टेंसाइल, तो इस एफ के कारण जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा उसका भी नेचर टेंसाइल होगा, उसका वैल्यू कितना होगा एफ, और ये टेंसाइल स्ट्रेस इस सेक्शन पे आएगा ना, इस सेक्शन पे, और इस सेक्शन का एरिया π/dt के बराबर होगा, क्योंकि ऐसे देख रहोगे उसका डायमीटर d थिकनेस t है, तो क्या होगा इस एक्सल टेंसाइल फोर्स के कारण जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, पहले तो टेंसाइल आएगा इसलिए प्लस, कंप्रेसिव होता तो इसको माइनस ले लेते, और उसका वैल्यू कितना होगा इसका f डिवाइड बाई π/dt, अगर ये कंप्रेसिव होता तो माइनस, मतलब अगर साथ में एक्सल टेंसाइल लोड भी आ जाए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला प्रेशर कारण PD/4T प्लस एक्सल टेंसाइल फोर्स डिवाइड बाई π/dt, अगर ये कंप्रेसिव होता तो माइनस ले लेते, कितना आ जाएगा, प्रेशर P कितना है 1, D कितना है 500 डिवाइड बाई 4 इंटू 10, यह प्लस एक्सल टेंसाइल फोर्स 100 पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन
अपॉन पाई, डायमीटर कितना है 500 इंटू थिकनेस टी कितना है 10। कितना आ रहा है ये पार्ट 12.5, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 100 पाई इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 500 डिवाइड बाई 10, यार है 20 प्लस 12.5, यार है 32.5। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आ गया। और मेरे को पता है थिन प्रेशर वेसल में रेडियल स्ट्रेस वैसे तो माइनस पी के बराबर होता है, बट उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। सीधा कोई न्यूमेरिकल आता है तो नेगलेक्ट करके चलो, रेंज उसी से अनुसार दिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं हुप स्ट्रेस को सिग्मा 1 बोल देता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को सिग्मा 2 और रेडियल स्ट्रेस को सिग्मा 3। और तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा। क्वेश्चन में कहीं भी बोला है कि इन प्लेन शियर स्ट्रेस निकालना है कि क्या ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोला है, नहीं भी बोला, खाली मैक्सिमम भी शियर स्ट्रेस बोला होता ना। तो यहाँ तो मैं तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस खुद से निकाला, खुद से मेरे को पता है सिग्मा 1 इतना आएगा, सिग्मा 2 इतना आएगा, सिग्मा एल के बराबर, सिग्मा 3 और तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है। तो जाहिर सी बात है जब तक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोला है ओवरऑल टॉप मैक्स ही निकालोगे। अगर 2D एनालिसिस या इन प्लेन वाला जानना होता तो क्वेश्चन में बोला होता, नहीं बोला है। और क्वेश्चन में खुद से स्ट्रेस कंडीशन नहीं दिया, मैं निकाला हूं, और निकाला हूं तो मेरे को तीनों पता चला ना, सिग्मा 1 भी सिग्मा 2 भी, भले उसमें सिग्मा 3 0, बट निकालने के बाद पता चला सिग्मा 3 0 है, ठीक है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों निकाल चुके हो, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोला है तो ओवरऑल ही निकालोगे, जब तक क्वेश्चन में इन प्लेन या 2D वाला मेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। किसी भी सीक्वेंस में लिख लो, इन तीनों में सबसे जो ज्यादा आएगा। मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करोगे तो सिग्मा 1 25, सिग्मा 2 32.5, तो ये कितना आएगा 25 माइनस मैग्नीट्यूड लेना है 32.5 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा ये कितना आएगा 3.75। ये पे कितना आएगा, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 1 कितना है 25, सिग्मा 3 0 है तो 25 डिवाइड बाई 2 ये 12.5। मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 2 कितना है 32.5, सिग्मा 3 0, तो ये 32.5 डिवाइड बाई 2 इट इज कमिंग 16.25। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा वो ये है क्या, तो ओवरऑल टॉप मैक्स क्या होगा 16.25। इन प्लेन वाला बोलता है ना, तो जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यानी सिग्मा हुप और लॉन्गिट्यूडनल के बीच का टॉप मैक्स है वो ये होता, बट वो बोला है क्या, नहीं। कहीं भी 2D स्ट्रेस कंडीशन मान के निकालने बोला है, कहीं भी 2D एनालिसिस करके बोला है, कहीं भी इन प्लेन, और कहीं भी खुद से स्ट्रेस कंडीशन ड्रॉ करके दिया है क्या जिसमें केवल ये दोनों दिया हो, नहीं। सारा चीज खुद से, और खुद से निकाले हो तो तीनों पता चला है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो ओवरऑल टॉप मैक्स ही निकालोगे, जो कितना आया है 16.25 मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल में ही पूछा था। क्लियर पॉइंट। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अ सर्कुलर शाफ्ट एबीसी ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ, पूरे का डायमीटर सेम है डी, तो पूरे का जी सेम होगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 32, सॉरी जे सेम होगा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जे सेम हो जाएगा, कितना होगा पाई बाई 32 स्मॉल डी टू द पावर 4, है ना, लेंथ तो ठीक दिया हुआ है, इज फिक्स्ड एट लोकेशन ए, इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन मूवमेंट एट पॉइंट बी एंड सी एज शोन इन फिगर, डायग्राम दिया हुआ, अच्छी बात है। रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ एट पॉइंट सी टू द पॉइंट बी पूछा है, यानी मेरे को क्या निकालना है सर, थीटा सी अपॉन थीटा बी निकालना है क्या, हाँ सर। तो थीटा सी का एक्सप्रेशन निकालो, थीटा बी का एक्सप्रेशन निकालो, रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूरे का टॉर्सर पोलर मोमेंट सेम होगा जे ना, डायमीटर सेम दिया तो अभी जे को जे ही रखूंगा, जरूरत पड़ेगा तो उसका फॉर्मूला पुट कर दूंगा पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, और पूरे का मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम है तो मॉडुलस और रिजिडिटी को जी मान लेते हैं, और रेशियो पूछा तो कट जाएगा इसलिए नहीं दिया है, तो तुम लोग जी मान लो। अब क्या आएगा, सबसे पहले थीटा सी निकाल लेते हैं, तो पहले इसको जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है उसको नेमिंग कर देना, क्वेश्चन में हो सकता है बस थीटा सी और थीटा बी का रेशियो पूछा तो उनका नेमिंग क्या हो, तो जहां भी पैटर्न मतलब जहां नया लोड आ जा रहा है, जहां से जी चेंज हो जा रहा है, जहां से जे चेंज हो जा रहा है, उसको नया पॉइंट बोलोगे। इसको ऑलरेडी सी बोला हुआ है इनिशियल पॉइंट, यहां से नया लोड आ गया तो इसको बी बोल दिया, बीच में ना तो नया लोड आ रहा है और कहीं नहीं, कहीं जी चेंज हो रहा है नहीं चेंज, तो लास्ट पॉइंट इसको ऑलरेडी ए बोला हुआ है, ठीक है। ये हो गया, ये एल बाई 2 है और ये एल है पूरा लेंथ, तो ये भी एल बाई 2 होगा। अभी पहले मैं क्या निकाल ले रहा हूं सर, थीटा सी, ध्यान से सुनना, सी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट का मैग्नीट्यूड। अब सी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो हमेशा फिक्स के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, क्योंकि फिक्स का एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 होगा, तो सी का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, ए, क्योंकि ए फिक्स है, यानी थीटा सी ए या ए सी निकालूंगा। अब थीटा सी ए एक साथ नहीं निकाल सकता क्योंकि पूरे एसी पोर्शन में पैटर्न सेम नहीं है, क्योंकि पूरे एसी पोर्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि बीच में नया लोड आ गया है। तो थीटा सी ए कैसे निकालोगे, थीटा सी बी प्लस थीटा बी ए, सीबी के लिए फॉर्मुला यूज कर सकता हूं क्योंकि सीबी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि बीच में नया लोड नहीं है। सीबी के हर एक क्रॉस सेक्शन का जी और जे सेम है, जी और जे तो खैर पूरे का सेम है। वैसे बीए के लिए फॉर्मुला यूज कर सकते हो। तो मेरे को थीटा सीए निकालना है, तो सीए के बीच में दो पोर्शन आ रहा है, सीबी और बीए, तो क्या निकालूंगा, थीटा सीबी प्लस थीटा बीए और ए, ठीक है। और ए फिक्स है तो यही एंगल ऑफ ट्विस्ट सी का हो जाएगा।
सीबी के लिए थीटा सीबी के लिए सीबी का टॉर्सनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, थीटा बीए के लिए बीए का टॉर्सनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सीबी का क्या आएगा, क्योंकि सीबी के बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा है, इनको पहले तो वेक्टर के टर्म में लिख लो। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो टॉर्क के डायरेक्शन में थिल लगाओगे तो अंगूठा इधर आ रहा है क्या, तो इसका वेक्टर ऐसा होगा, इसको टी, इसका भी वेक्टर ऐसा होगा क्या, और इसकी वैल्यू टी। अब सीबी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सोमेटर रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि सीबी के बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा, तो जो सीबी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सोमेटर रेजिस्टेंस है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का होगा क्या। हाँ, अब इस एक क्रॉस सेक्शन का कितना आएगा, उसके लिए मैं शॉर्टकट तरीका निकाल लेता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल लोड के केस में टॉर्सनल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका एक साइड का पोर्शन लो, लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन, लेफ्ट को लियो तो राइट से मतलब नहीं है, राइट को लियो तो लेफ्ट से मतलब नहीं है, और इसके एक साइड के पोर्शन में जितना टॉर्सनल लोड आ रहा है उसका अलजेब्रिक सम, ये करते समय इनवर्ड वेक्टर को प्लस लेना, आउटवर्ड को माइनस। मैं रिएक्शन नहीं निकाला हूं तो मैं राइट साइड का पोर्शन ले लेता हूं, इसके राइट पोर्शन में एक ही लोड आ रहा है ये टी, ये इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है क्या, और इनवर्ड को प्लस लेते हैं, तो सीबी ये यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, प्लस टी। तो सीबी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस आ गया। वैसे एबी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस सेम होगा, इसको टी बी ए बोलो या टी ए बी, क्यों, क्योंकि एबी के बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा, तो जो एबी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का होगा वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब इस एक क्रॉस सेक्शन के लिए अगेन राइट पोर्शन ले लेता हूँ, इसके राइट पोर्शन में दो लोड आ रहा है, ये टी और ये टी, ये टी इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है इसलिए प्लस टी, ये टी भी इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है तो प्लस टी। तो ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सोमेटर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, प्लस टू टी। ठीक है, तो क्या निकालना है, थीटा सी क्या होगा, थीटा सी ए सी बी प्लस बी ए, सी बी थीटा सी बी, सी बी पोर्शन के लिए टी एल अपॉन जीजे, जहां टी क्या है, सी बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सोमेटर रेजिस्टेंस वो टी के ही बराबर है, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेना। एल सीबी पोर्शन का लेंथ, अच्छा सीबी पोर्शन का लेंथ एल बाई टू, अच्छा ए बी का भी लेंथ एल बाई टू है क्या, तो कॉमन निकाल सकते हो ना, तो मैं कॉमन निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों का लेंथ एल बाई टू, वो तो खैर अपने आप, तो अभी एल बाई टू बाहर निकाला तो वन बचेगा, अपॉन जी जे, सीबी का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी सेम है और एबी का भी सेम है, तो जी, और पूरे का जे भी सेम है क्या, तो वही चीज एबी के लिए भी आना है ना, तो सीबी का जी जी, और पोलर मोमेंट को एक बार के लिए जे बोल दो, तो जी और जे कॉमन निकल जाएगा, जी और जे कॉमन निकालूंगा तो यहाँ वन बचेगा, अभी बाहर निकाल लिया, प्लस थीटा बी ए, बी ए के लिए टी एल अपॉन जी जे, जहां टी क्या होगा, ए बी पोर्शन का टॉर्सोमेटर रेजिस्टेंस वो कितना है, टू टी, एल ए बी पोर्शन का लेंथ वो एल बाई टू ही है क्या, और एल बाई टू को बाहर निकाला हो तो वन, जी ए बी पोर्शन का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो जी ही है क्या, और जी को बाहर निकाला हो तो वन, और ए बी पोर्शन का पोलर मोमेंट से अभी जे ही है क्या, और जे को बाहर निकाला हो तो वन, ये आएगा क्या, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा, टू टी प्लस टी, थ्री टी इंटू एल बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री टी डिवाइड बाई टू यानी 1.5 टी एल अपॉन जी जे, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आएगा। और चूंकि ए फिक्स है तो यही सी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया। क्लियर पॉइंट सर। नेक्स्ट थीटा सी अपॉन थीटा बी निकालना है, तो बी का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना पड़ेगा। हाँ सर, अच्छा बी का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो अगेन बी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है, तो फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और फिक्स पॉइंट ए है तो थीटा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे क्या, अच्छा थीटा बी ए एक साथ निकल जाएगा, क्योंकि पूरे ए बी पोर्शन में पैटर्न, पूरे ए बी पोर्शन का हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस सेम है, जी सेम है, जे सेम है, तो कैसे निकलेगा थीटा बी ए पोर्शन के लिए टी एल अपॉन जी जे, जहां टी क्या होगा, बी ए पोर्शन का टॉर्सोमेटर रेजिस्टेंस, और बी ए पोर्शन का टॉर्सोमेटर रेजिस्टेंस टू टी के बराबर है क्या, तो कितना हो जाएगा, टू टी, एल बी ए पोर्शन का लेंथ वो एल बाई टू है क्या, जी जे बी ए पोर्शन के मटेरियल का जी जी है और मॉडुलस पोलर मोमेंट को जे बोला हूँ, ये कितना आएगा, टू डिवाइड बाई टू कट जाएगा, ये टी एल अपॉन जी जे आ रहा है क्या, और चूंकि इफ ए फिक्स है तो यही बी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, थीटा सी अपॉन थीटा बी, थीटा सी टी एल अपॉन जी जे दोनों में आ रहा तो कट जाएगा, तो थीटा सी में उसके अलावा 1.5 आ रहा है ऊपर में, अपॉन थीटा बी में इसके अलावा 1 आ रहा है क्या, तो ये रेशियो कितना आ गया 1.5 या 1.5 रेशियो 1, तो थीटा सी अपॉन थीटा बी कितना आ रहा है 1.5 रेशियो 1, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर, किसी को दिक्कत, नोट कर लो ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है अभी 9 के बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ थिन प्रेशर वेसल ऑफ डायमीटर 1 मीटर, इसको mm में कन्वर्ट करोगे तो 1000 mm, थिकनेस टी 10 mm, ध्यान से देखते जाना, इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर P इक्वल टू 1 मेगा पास्कल, बट साथ में एक्सल टेंसाइल फोर्स भी आ रहा है 1000 के लिए, उसको मत छोड़ देना। तो इंटरनल प्रेशर P, पहले थिन प्रेशर वेसल बना लेता हूं, ठीक है, क्योंकि एक्सल टेंसाइल फोर्स आने से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में चेंजेस आएगा, हुप में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो केवल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर प्रेशर को P बोलूं तो ये जो इंटरनल प्रेशर P है उसका वैल्यू तो दिया है 1 मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूनिट का ध्यान देना। ठीक है, और एक साथ में एक्सल टेंसाइल फोर्स आ रहा है, उसको मैं F से डिनोट कर देता हूं,
और इस एफ की वैल्यू 1000 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में 1000 इंटू 1000 फिर से मल्टीप्लाई कर दो कि किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर ले, तो इतना न्यूटन आ जाएगा। क्या यंग मोलस मटेरियल का कितना दिया 100 गीगा पास्कल, मेगा पास्कल में 100,000 मेगा पास्कल, पॉइजन रेशियो दिया है 0.3। और क्या पूछा है एक्सियल स्ट्रेन यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का पैरेलल डायरेक्शन का स्ट्रेस सिग्मा एल है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का सिग्मा एच सिग्मा आर है, तो ये क्या होगा 1/e सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा एच माइनस म्यू सिग्मा आर। पर उसके लिए सिग्मा एल यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सिग्मा एच यानी हुप स्ट्रेस और सिग्मा आर यानी रेडियल डायरेक्शन का स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। क्या तो पहले सिग्मा एल यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ये हड़बड़ा के PD/40 मत लिख के आ जाना, प्रेशर के साथ साथ एक्सियल टेंसाइल फोर्स भी आ रहा है तो उसके कारण भी सिग्मा एल आएगा। और कैसे निकालोगे, पहले तो खाली प्रेशर के कारण निकालोगे सिग्मा एल, तो प्रेशर PD/40 होगा, तो और वो टेंसाइल होगा, टेंसाइल को प्लस कंप्रेसिव को माइनस लिख रहा हूं, और फॉर्मूले में भी स्ट्रेन निकालते समय टेंसाइल को प्लस कंप्रेसिव को माइनस ही पुट करना रहता है, तो प्लस PD/40। उसके अलावा जो एक्सियल टेंसाइल फोर्स आ रहा है उसके कारण भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। एक बार प्रेशर को भूल जाओ क्योंकि उसका इफेक्ट ले चुके हो, और एक्सियल टेंसाइल फोर्स के कारण लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ऐसे तोड़ दो यहां से, तो यहां एक्सियल टेंसाइल फोर्स के कारण कैसे आएगा, इस एक्सियल टेंसाइल फोर्स को एफ बुलाओ, तो इसका एक साइड के पोर्शन को लोगे तो ये लोड आ रहा है एफ, इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड, यानी उसका नेचर टेंसाइल है, तो उसके कारण इस क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस कितना आएगा एफ के कारण। एक्सियल टेंसाइल है इसलिए प्लस ले लिया, तो प्लस एफ डिवाइड बाई इस प्लेन का एरिया, और इस प्लेन का एरिया पाई dt होगा। क्या ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही होता है। यहां ऐसे भी इस साइड का पोर्शन को देख रहा हूं, तो इसके कारण लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना आएगा प्लस एफ क्योंकि टेंसाइल है डिवाइड बाई पाई dt। ठीक है, और तो टोटल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, प्रेशर के कारण प्लस PD/40 और एक्सियल टेंसाइल फोर्स के कारण अभी प्लस एफ अपॉन पाई dt। कंप्रेसिव होता तो ये माइनस, क्या आ जाएगा, प्रेशर कितना है 1, डी कितना है 1000 डिवाइड बाई 4, थिकनेस कितना है 10 mm, प्लस एक्सियल टेंसाइल फोर्स की वैल्यू 1000,000 डिवाइड बाई पाई, डी कितना है 1000 इंटू टी कितना है 10, कितना आ रहा है ये 1000 डिवाइड बाई 40, ये 25 और ये कितना आ रहा है 1000,000 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 10 प्लस 25, ये आ रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार के लिए, 56.831 मेगा पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर m² में आएगा, मैथमेटिकली वही मेगा पास्कल। ध्यान देना एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस आने से हुप स्ट्रेस के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो PD/2T ही रहेगा। तो प्रेशर 1 D 1000 डिवाइड बाई 2 और थिकनेस कितना 10, ये पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, ये कितना आ रहा होगा 50 मेगा पास्कल करके देख लेना। ठीक है, और रेडियल स्ट्रेस को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं तो लगभग कितना होगा 0। जैसे ये निकल गया तो मैं कोई भी स्ट्रेन निकाल सकता हूं। मेरे को क्वेश्चन में किसका स्ट्रेन पूछा है, एक्सियल स्ट्रेन मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो इस डायरेक्शन का पैरेलल डायरेक्शन का स्ट्रेस सिग्मा एल होगा, तो इसके साथ 1 और बाकी के साथ माइनस म्यू मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/e इन ब्रैकेट सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा एच माइनस म्यू सिग्मा आर, और यहाँ टेंसाइल को प्लस और कंप्रेसिव को माइनस पुट करते हैं ना, तो 1/e, ई कितना दिया 100,000 मेगा पास्कल इन ब्रैकेट, स्ट्रेन ध्यान देना ना 10⁻⁻6 ऑर्डर में पूछा, तो बड़े ऑर्डर पे ही निकालना स्ट्रेन। ठीक है, 1/100,000 मेगा पास्कल इन ब्रैकेट सिग्मा एल क्या है 56.831 टेंसाइल, तो ये प्लस 56.831 माइनस म्यू पॉइजन रेशियो कितना दिया 0.3 इंटू सिग्मा एच, और सिग्मा एच कितना है प्लस 50 माइनस म्यू सिग्मा आर, और सिग्मा आर नेग्लिजिबल है, सिग्मा आर 0 तो पार्ट 0 हो जाएगा। क्या ये आएगा, कितना आ रहा है ये आ रहा है 418.31 इंटू 10⁻⁻6। अब ध्यान देना, बट क्वेश्चन में ना इंटू 10⁻⁻6 करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके अलावा क्या आ रहा है 418.31 क्या, तो आंसर क्या पुट करोगे 418.31, क्योंकि इंटू 10⁻⁻6 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या तो लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल स्ट्रेन कितना आ गया 418.31। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो ये हम लोग का सॉम का वीकली ओपन टेस्ट 6 का सॉल्यूशन था। ओके।